दिस आफ्टरनून क्या तेजी वापस लौटती हुई दिखाई देगी या फिर बिकवाली का दबाव बढ़ता देखने को मिलेगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। कंसिडरिंग कल एक अच्छा खासा पुल बैक था, आज पुल बैक की कोशिश थी, सुबह में इनफैक्ट वो टिका भी, लेकिन एक बार फेल हुए, फिर री अटेम्प्ट की तेजी और उसके बाद हम देख रहे हैं लगातार दबाव ही देखने को मिला है। तो अब 22,200 का साथ निफ्टी तोड़ चुका है और निफ्टी बैंक भी 47,603 के लेवल्स के आसपास ट्रेड करता हुआ। वीरू, आज आप वो 22,275 की बात कर रहे थे, इनफैक्ट 300 तक हम पहुंचे, लेकिन उसके बाद मामला संभल नहीं पाया। तो आज क्लोजिंग आवर के लिए कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा? गुड आफ्टरनून हर्षिता। देखिए, सुबह हर्षिता दो चीज़ें थी। एक तो कल हम लॉन्ग पोजीशंस कैरी करके लाए थे कुछ क्वांटम में। सुबह मैंने बात यही कही थी, आशीष और मेरा डिस्कशन हुआ था, फिर आपसे बातचीत जो हुई थी कि ये 277 से लेके 22,277 से लेके 305, ये एक क्लस्टर है जहां पे आपको अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना है। तेज़ी अगर हमें नहीं करनी है तो वो 305 के बाद करेंगे। 305 क्या था? एज पर यस्टरडेज क्लोज इट वाज 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और कमेंट्री में क्लियरली मेंशन था कि इस ट्रैजेक्टरी में जाने के बाद, यानी 22277 और 22305 में जाने के बाद अगर हम इस ट्रैजेक्टरी को छोड़ दें तो इमीडिएटली शॉर्ट कीजिएगा। और उसके पीछे थ्योरी थी अ टिपिकल 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रिवर्सल। हर्षिता, उस रिवर्सल की जो मैंने बात की थी, उस बात की एक्सपेक्टेशन इसलिए लग रही थी क्योंकि ये ट्रेंडिंग बाजार नहीं है और आपका एक धड़ा यानी एक इंस्टीट्यूशंस एफआईएस जो है वो कंप्लीट सेल मोड में है। 2,13,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट लेके बैठे हैं, रोज 4,000 करोड़ रुपए की सेलिंग कर रहे हैं। तो कन्विक्शन जब आना था वो था 305, वो नहीं आया और उसके बाद बाजार सिंक हुआ। सिंक होके देखिए, निफ्टी ने अटेम्प्ट किया है 22,150, कल इसकी भी एक्सपायरी है। मैं अगर निफ्टी में किसी प्रकार की स्ट्रेंथ आएगी तो इस प्राइस पे तो आएगी नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। या तो निफ्टी फर्दर रिट्रेस हो टुवर्ड्स 22,100, 103 जो मैंने मॉर्निंग में भी कहा था, अ रिट्रेसमेंट टुवर्ड्स बेस वन स्क्रीन पे लेके आइएगा, दैट्स 22103। मैं इंटरेस्टेड होऊंगा उसी को बाय करने में। या फिर एल्स आपका निफ्टी 22,300 के ट्रैजेक्टरी को क्रॉस कर जाए। हर्षिता, 22,300 क्यों? क्योंकि अगेन 20 डे वहीं परसिस्ट करता है और इस चैनल में ट्रेड करने का फायदा इसलिए भी नहीं है हर्षिता क्योंकि कल निफ्टी की भी एक्सपायरी है। 22,300 पे कॉल राइट जमा हुआ है, तो अगेन मेरे पास अपसाइड खेलने के लिए है ही, तो मैं यहाँ पे लॉन्ग क्यों करूँ? आप इस वक्त के स्टैट्स देखिए जो कि कल की एक्सपायरी की पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्डअप हो रहे हैं। आप जरा ऑप्शन स्टैट्स देखिए हर्षिता, 3 स्ट्राइक्स आएंगे आपकी स्क्रीन पे, कॉल्स की भी और पुट्स की भी। जरा देखिए उनको, आप कॉल राइटर्स के कन्विक्शन को देखिए। तो देखिए, हमें जाना है जोन के ऊपर ट्रेड करना है। 22,200 पे मतलब जो एट द मनी कॉल है वहां पे आउटस्टैंडिंग वाई 1 करोड़ पहुंच गया। 22,300 पे करीब 1 करोड़ का अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे करीब 1,95 लाख कॉल खड़ी है और 400 पे तो करीब 64 लाख का है। यानी हमारे लिए सबसे डिसाइसिव सप्लाई जोन वही है जो सुबह हमने डिस्कस किया था, इट्स 22,270 एंड 300। जब तक इसको पार नहीं करेंगे लॉन्ग तब तक नहीं करना है, या तो ये पार हो जाए या फिर एक अच्छा खासा डिप मिल जाए टुवर्ड्स 22,100। सुन लीजिए। और दूसरी बात हर्षिता, निफ्टी को आई थिंक पोजिशनिंग अगर कोई इंडेक्स इस क्लोजिंग में देगा तो वो है निफ्टी बैंक, क्योंकि वो एक्सपायरी उसकी है। मैंने सुबह निफ्टी बैंक पे क्लियरली कहा था कि स्ट्रेंथ कल भी नहीं थी निफ्टी बैंक में, कल भी ये 48,000 के जोन को पार नहीं कर पाया था, कल भी ये फॉलिंग 20 डेमा को पार नहीं कर पाया था, कल भी एक बेनिफिट ऑफ डाउट एचडीएफसी बैंक का था जो कि आज सुबह सुबह खुलते साथ सिंक हो गया। क्लियर अप्रोच थी, RS1 लेके आई सुबह का जो कमेंट्री में लिखा गया था। ये इंडेक्स जब तक RS1 यानी 47,934 77 को और 48,097 को पार नहीं करेगा, कोई ज़रूरत नहीं है इसको हाथ लगाने की, कोई ज़रूरत नहीं है लॉन्ग करने की। एंड द मूवमेंट यहाँ से फैसला शॉर्ट कीजिएगा फॉर ए पॉसिबल डाउन स्विंग कहाँ तक का? बेस वन, जरा बेस वन को देखिए। मैंने जो बात कही थी आपसे कि बेस वन कहाँ पर है, बेस वन था 47,685 एंड 510। हर्षिता, आपसे कुछ देर पहले जो निफ्टी बैंक का लो है वो एग्जैक्टली 47,530 था। तो वो रणनीति बिल्कुल कारगर रही। मैं हर्षिता आपसे कहूंगा कि बैंक निफ्टी में एक एक्सपायरी रिलेटेड स्विंग के लिए तैयार रहिए। आइदर ये 47,500 47,480 तोड़ दे तो 200 पॉइंट और देगा, या फिर
या फिर ये 47,710 की ट्रेजेक्ट्री को पार करे, 720-30 की ट्रेजेक्ट्री को पार करे, तब कोई ट्रेड लेंगे। अदरवाइज मुझे इस क्लोजिंग में भी हर्षता बैंक निफ्टी के फियर ये है कि अगर ये 47,480 तोड़ गया तो प्रेशर बाजार पे और पड़ेगा। तो फॉर मी 47,480 मेक और ब्रेक फॉर दिस क्लोजिंग, और एक 200 पॉइंट का स्विंग तब आएगा अगर हम 47,710 के जोन को पार कर देंगे। निफ्टी को हर्षता मैं नहीं छूंगा अभी, क्योंकि ये कल की एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर ऑप्शंस के दायरे में फंस गया है। हर्षता ये फिलहाल आपके लिए क्लियरली इंडेक्स और कल वो वीकली एक्सपायरी का थोड़ा सा ओवरहैंग नर्वसनेस अभी से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए आपके लिए कुछ ट्रेंडिंग काउंटर स्क्रीन पर लेकर आते हैं। कहां पर मूड तेजी बंदी का बन रहा है वो आपकी स्क्रीन पर आएगा। आयशर मोटर्स आज 2% नीचे है। एशियन पेंट, HDFC बैंक, बजाज ऑटो ये दूसरे कमजोर कड़ियां इस मार्केट की। मंदी की पोजीशंस वैसे कोलगेट में भी आई है। आरती इंडस्ट्रीज, बॉश और MGL जैसे काउंटर्स भी आज दरअसल कुछ मुनाफा वसूली आपको दिखा रहे हैं। तेजी की तरफ सिप्ला है 3.5% के गेंस, आज वो हाथों हाथ लिया गया है प्रोमोटर्स की तरफ से जो ब्लॉक डील में बिकवाली हुई है 2.5% स्टेक की। कोल इंडिया, हिंडाल्को, M&M के याद रखिएगा कल नतीजे आएंगे, उससे पहले थोड़ा सा स्टॉक में तेजी आ रही है। सीमेंस के नंबर्स पर आज फिर थम्स अप मिलता हुआ। ओबरॉय रियल्टी, मनप्पुरम, PFC के नतीजे कुछ ही देर पहले हमने देखे, परफॉर्मेंस अच्छा है और वहां पर एक थम्स अप आया है। तो ये काउंटर्स है जहां पर ट्रेंड अच्छी खासी मजबूती का। कीस्टोन रियल्टर्स, आपकी स्क्रीन पर वो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं। मैनेजमेंट से रिसेंटली हमने बातचीत भी की थी, वो कह रहे थे कि कई सारे रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन्होंने अंडरटेक किए हैं, लेकिन इस क्वार्टर में मुनाफे पर एक धक्का लगा है। 76 करोड़ से घटकर मुनाफा आई थिंक 30 करोड़ के आसपास आता हुआ। एबिटा में भी 46% तक की गिरावट है। नंबर्स अच्छे नहीं हैं, परफॉर्मेंस बिगड़ा हुआ है और मेरे ख्याल में पहली रियल्टी कंपनी होगी जिसने खराब प्रदर्शन दिखाया है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। चलिए जानकारों को जोड़ना शुरू करते हैं, उनसे पूछेंगे कहां पर ट्रेड लिया जाए। गौरांग शाह आपको बताएंगे फंडामेंटल पर्सपेक्टिव। टेक्निकल कॉल्स के लिए प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, विकास सालुंखे, राजेश सातपुते, अमित सेठ और चंदन चाप्ता पड़िया जुड़ेंगे। यतिन को जोड़ेंगे, फिर सीमेंस पर बात करेंगे। नंबर्स के बाद क्या कुछ कारण है जिसके चलते वो तेजी आती हुई दिखाई दे रही है। फिर 2:20 पर वी मार्ट रिटेल से बातचीत होगी। कंपनी के CFO हमारा साथ देने वाले हैं। 2:30 बजे M&M के नंबर से क्या एक्सपेक्ट करेगा मार्केट, उसकी चर्चा होगी। फिर बात होगी बायोकॉन, क्रॉम्पटन और कॉनकॉर्ड जैसे नतीजों की। इसके अलावा 2:50 पर आज हमारे साथ आनंद टंडन साथ देने वाले हैं और फिर BTST, STBT ट्रेड्स के साथ डीलिंग रूम का जायजा और क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्रम आपने इस कार्यक्रम का समझ लिया और एक काम करते हैं, कॉल्स को शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ विकास, राजेश, मानस, प्रकाश, अमित और चंदन मौजूद हैं। पहले प्रकाश से शुरुआत करते हैं। प्रकाश सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। आपका कॉल क्या रहेगा सर इस वक्त का? नमस्कार। इस वक्त मेरा कॉल है आदित्य बिरला फैशंस लिमिटेड, ट्रेड करे 265 के आसपास। बस 2 रुपए का स्टॉप लगाने, ज्यादा नहीं, 263 का स्टॉप लगाकर चलें। पॉसिबल के 270, 75 1-2 दिन में देख सकेंगे। आदित्य बिरला फैशंस, यस, बाय। ओके, आदित्य बिरला ABFRL आपका बाय है 265 पे। ABFRL। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए, क्रॉम्पटन पे खरीदारी करनी है। स्टॉक करेक्ट हुआ था 10 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया। कल भी हमने लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखा था। आज वहां पर कंटिन्यूएशन पैटर्न बना है। मेरा समझना है कि जो पिछला हाई 343-44 के आसपास था, उसको स्टॉक ब्रीच कर सकता है। तो करंट लेवल्स पे क्रॉम्पटन में खरीदारी करनी है। 349 के आपको टारगेट सेट करने हैं, तो 350 के आसपास के टारगेट है। 334 का स्टॉप लॉस लगाना है। ये कैश लेवल्स हैं। अगर ऑप्शन में ट्रेड लेना हो तो 340 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 13 रुपए 50 पैसे के आसपास ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। 11 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए इस ऑप्शन में और 19 रुपए के टारगेट सेट करिए। तो ये फिलहाल 349 का टारगेट रहेगा या फिर 340 का कॉल आप लेकर चले, क्रॉम्पटन पर पर्सपेक्टिव है। विकास, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून हर्षदा जी। मेरे 2 ट्रेड रहेंगे, एक सेल और एक बाय साइड। सेल साइड में टाटा कंज्यूमर मुझे वीक लग रहा है, जिस हिसाब से इसने लास्ट मल्टीपल डेज का जो लो है वो यहाँ पे ब्रेक डाउन कर चुका है। नीचे में मुझे लगता है 1000 के आसपास के टारगेट आते हुए देखने मिलेंगे। 1100 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के इसको सेल करके जाना है। दूसरा मेरा रहेगा बालकृष्ण इंडस्ट्री बाय, जहाँ पे 200 DMA के ऊपर ये ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। मुझे लगता है एक अच्छा मोमेंटम कैरी करते हुए देखने मिलेगा आगे कुछ दिनों में।
जो ऊपर में टारगेट निकल के आ रहा है 2580 के आसपास का एक टारगेट यहाँ पे देखने मिल सकता है। नीचे में 2462 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगा के इसको बाय करना है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पर एक बाय कॉल, 2580 का टारगेट, और टाटा कंज्यूमर पर एक शॉर्ट कॉल है, 1000 तक आ सकता है काउंटर, तो यहाँ पर आप बिकवाली करके चले। अमित, आफ्टरनून आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी गुड आफ्टरनून हर्षिता मैम, गुड आफ्टरनून वीरेन जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। हर्षिता मैम, इस समय का मेरा ट्रेड रहेगा BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पे हम एक फॉलोइंग चैनल का ब्रेकआउट देख रहे हैं। स्टॉक ने एक पुल बैक दिया अपने 10 और 20 डेमा पे। आज के सत्र में हम देख रहे हैं कि इसने अपना 10 डेमा क्रॉस किया है। ओवरऑल पोजीशन स्ट्रक्चर इसका पॉजिटिव है। जस्ट एक पुल बैक हुआ था स्टॉक में। करंटली प्राइस लगभग 234 के आसपास है। स्टॉप लॉस रहेगा 230 का और टारगेट्स रहेंगे 240 एंड 242 पे। ओके, BEL अगर आप देखें, आपका लॉन्ग काउंटर है इस वक्त। राजेश सतपथी जी के पास चलते हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेन जी गुड आफ्टरनून, हर्षदा जी गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन जी देखिए, परसिस्टेंट बाय करूंगा। द रीजन यहाँ पे जो पिछले आप कह सकते हैं कि 10 से 15 दिन का जो एक ट्रेडिंग जोन था, उसको इसने आज ब्रेकआउट दिया विद राइज इन वॉल्यूम। और अगर आप इसमें और एक चीज नोटिस करें, ये 200 DMA के ऊपर फ्यूचर में ट्रेड हो रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ पे एक अच्छी रैली मिलनी चाहिए। मेरा इसका एक स्विंग का टारगेट में 3600 3650 का लेके यहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है परसिस्टेंट में एक स्विंग मिलेगा। तो लॉन्ग करना है विद स्टॉप लॉस ऑफ 3440, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। राजेश जी, सुबह आपने लिया था HCL टेक्नोलॉजीज बाय, ठीक है, और अब आप ले रहे हैं परसिस्टेंट सिस्टम। आप कन्विंस ज़्यादा किससे हैं कि ये डिफरेंशियल निफ्टी IT पूरा करने जा रहा है, कि जो कि परसिस्ट कर रहा है वर्सेस नेस्डैक और निफ्टी IT में ये डिफरेंशियल खत्म होने जा रहा है? आप मान रहे हैं क्या ये? मतलब एक सेंस ले रहा हूँ, मतलब इंडेक्स पे क्या आपकी कोई पॉजिटिव रीडिंग है? देखिए, अगर आप ओवरऑल टेक्निकल स्ट्रक्चर्स भी देखें तो कंप्लीटली ओवरसोल्ड टेरिटरी में है। और दूसरी चीज ये है कि हमें ये देखना है कि क्या ये अपनी रेंज को ब्रेकआउट दे रहा है या रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जैसे कि परसिस्टेंट। तो अगर आप दो ले, HCL टेक्नोलॉजीज एंड परसिस्टेंट, दोनों मेरे फेवरेट है, लेकिन परसिस्टेंट में क्लैरिटी दिखती है कि ये अपनी रेंज को तोड़ के 200 DMA को तोड़ के ये ऊपर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि परसिस्टेंट लीड करेगा, लेकिन अगर परसिस्टेंट लीड करेगा तो काउंटर्स लाइक HCL टेक्नोलॉजीज, काउंटर लाइक टेक महिंद्रा, जो अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर कंफर्टेबली बैठे हैं, भला उसमें आप कह सकते हैं कि इंट्राडे थोड़ा बहुत फॉल आता है, लेकिन वो एब्सॉर्ब होता है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। और इसलिए मेरा थोड़ा फोकस जो है मैंने IT पे रखा है। ओके, देखिए, किसी भी चीज़ का लॉजिक समझना ज़रूरी है। और सुबह एक कंप्लीटली आई थिंक डिफरेंट ट्रेजेक्ट्री से राजेश जी ट्रेड लेके आए HCL टेक्नोलॉजीज, और वो एक अच्छी कॉल थी। जरा प्लीज़ HCL टेक्नोलॉजीज का चार्ट लेके आइएगा। सुबह मेरे ख्याल से 10 का दमदार ट्रेड में था, या फिर ये करीब 9:45 बजे के आसपास ट्रेड राजेश जी ने पिक किया था, और वो ट्रेजेक्ट्री होगी 1334, अब 1336 पे ट्रेड करता है। परसिस्टेंट के साथ अच्छी बात यह है कि बिल्कुल सही कहा राजेश जी ने, 200 डेमा रीगेन हुआ एंड इट्स नाउ ट्राइंग टू स्ट्राइक 20-day एक्सपोनेंशियल एवरेज। रीजनिंग थी उसके पीछे। चलते हैं गौरांग जी के पास। अब गौरांग जी, नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। गौरांग, एक बार फिर से आज प्रेशर मार्केट्स पे, और शायद ये परसिस्ट करे ही, बट आपका पिकिंग ऑर्डर में आज क्या अपीयर हो रहा है, कन्विक्शन ट्रेड आपका? धन्यवाद वीरेंद्र, आप सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो पिछले महीने माफ कीजिएगा, भारतीय हेक्साकॉम का IPO आया था। 570 के आसपास का उपला स्तर था जहां पर शेयर दिए गए। तो IPO नोट तब हमने इस पर निवेश करने की राय दी थी। मौजूदा परिस्थिति में करीबन 950 के पार मेरे ख्याल से भारतीय हेक्साकॉम का शेयर कामकाज कर रहा है। और जिस प्रकार से रुझान हमें लग रहा है पूरे सेल्यूलर सर्विस प्रोवाइडर क्षेत्र का, यहाँ पर खरीदारी की राय बनती ही हमारी। और ये मैं बुनियादी दर के आधार पर लंबी अवधि के लिए बात कर रहा हूँ। और लक्ष्यांक के रूप में मेरे ख्याल से अगर कारोबार और नतीजे और जिस प्रकार से आरपूस बढ़ने की बात चल रही है वीरेंद्र, मेरे ख्याल से 1200 के पार जाने की पूरी संभावना लगती है। सो एंड बियॉन्ड के लेवल्स भारतीय हेक्साकॉम में आते हुए दिखाई देंगे। क्या आप इतने ही बुलिश भारतीय एयरटेल पर भी हैं इस समय गौरांग, या फिर हेक्साकॉम ज्यादा बेहतर ट्रेड दिख रहा है? अगर
बच्चे पे भरोसा है तो फिर माता पिता पे तो भरोसा होगा ही। हर्षदा, भारती एयरटेल पर भी खरीदारी की राय है, काफी लंबे से रही है जी। हमारी। और ये थोड़ा अफ्रीका ऑपरेशंस को लेकर के थोड़ी मायूसी है, वरना अगर आप स्थानीय मार्केट में कारोबार देखें भारती एयरटेल का, तो मेरे ख्याल से किसी भी तरह की चिंता करने की बात नहीं। और मेरा ये आकलन, ये मेरा निजी आकलन कहता है हर्षदा, कि कम से कम 10-15% का इजाफा आपको आने वाले भविष्य में आरपूस के रूप में आता हुआ नजर आएगा, जिसकी हर्जाना हमें और आपको भरना पड़ेगा। इनफैक्ट मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी जो 25% की बात कर रही है पोस्ट इलेक्शन। लेट्स सी कहां पर आता है वो मामला। अमित, भारतीय एयरटेल एक स्टॉक जो हमने काफी पहले भी डिस्कस किया है डिटेल में, अब नियरली 1300 के आसपास इसकी वापसी हुई है। आज 1313 इसका डे हाई था और जेफरीज हो, मॉर्गन स्टैनली हो, सब खरीदारी की राय दे रहे हैं। अगला पड़ाव क्या रह सकता है चार्ट्स के आधार पर? जी मैम, भारती का अगर स्ट्रक्चर देखें तो पिछले 9-10 दिनों से ये एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। नीचे में 1270, ऊपर में 1300। इन स्पाइट ऑफ ऑल द मार्केट वॉलेटिलिटी इसने अपने लेवल्स 10 और 20 डेवा काफी अच्छे से मेंटेन किए हैं। आज के सत्र में इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेशन हमने यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मूव देखा था, लेकिन थोड़ा सा गेन इसने गिव अप कर दिया है। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर मैं कहूंगा अभी भी पॉजिटिव है। तेजी यहाँ पे बनेगी एक बार स्टॉक 1310 के ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू करेगा या क्लोज करेगा, देन आई थिंक 1350 1360 इज पॉसिबल। अगर किसी को ट्रेड प्रीएम्प्ट करना है उससे पहले तो लिया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 1280 एंड इनिशियल टारगेट्स ऑफ 1315 1320। ओके, भारतीय एयरटेल, भारतीय एक्सकॉम पे बात हुई। और राजेश जी की जो बात थी ना, आई थिंक कि आईटी मैं थोड़ा सा उसी पे लौटता हुआ और फिर मैं कुछ आईटी के काउंटर्स में से ट्रेड पिक करने की कोशिश करूंगा। देखिए जरा एक बार निफ्टी आईटी रखिएगा स्क्रीन पे। निफ्टी आईटी क्या कर रहा है, ये एक बहुत ही ओवरसोल्ड इंडेक्स है। और इवन अगर आप इसको इस पूरे टेन्योर में देखें, मतलब मैं तारीख ले रहा हूँ 12 अप्रैल, जिस दिन टीसीएस के नंबर्स आए थे, तब से लेके अब तक नॉट अ सिंगल डे, एक भी दिन, आई मीन शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज इवन 10 डे एक्सपेंशन मूविंग एवरेज के ऊपर तक नहीं बंद हुआ। तो आप इसकी ये कितनी ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी है उस पर गौर कर सकते हैं। एंड फॉरगेट 10 डेमा, इवन ये अपने 200 डेमा के इस वक्त लगभग आप समझ लीजिएगा कि 700 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है। मानस, जरा एक बार नजर डालिए बिरला सॉफ्ट पे। 3 दिन का ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो यहाँ पे पुल बैक हो गया और इस पुल बैक में फर्स्ट टाइम अब स्ट्राइक करता हुआ 10 डे एक्सपेंशन एवरेज। एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड स्टॉक और ये गिरावट फरवरी से कंटिन्यू कर रही है। यहाँ पे आपको जरा प्लीज 614.60 का प्राइस है। यहाँ पर यहाँ पे कुछ पुल बैक ट्रेड की गुंजाइश नजर आ रही है आपको? बिल्कुल, देखिए मैंने इसको शॉर्टलिस्ट करके रखा हुआ है रिकमेंडेशन देने के लिए, क्योंकि बस मैं वेट कर रहा हूँ कि एक बार ये 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकल जाए। क्योंकि कल के पैटर्न को देखें, अगर पिछले 3 दिन के पैटर्न देखें तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना हुआ है, करेक्शन हो चुका है। 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जैसे ही निकलेगा, जो कि मेरे ख्याल से 617 के आसपास है, तो उसके ऊपर जब निकलेगा तो आपको कम से कम 660 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। तो पोजीशन तौर पे भी एक बढ़िया पिक हो सकता है। आई थिंक बेहतर रहेगा कि इस टाइम अगर, क्योंकि ब्रेकआउट अभी देखने को नहीं मिला है, तो 620 का कॉल ऑप्शन ले रहे हैं, वो बेहतर स्ट्रेटेजी रहेगी। बिरला सॉफ्ट का 620 का जो कॉल ऑप्शन है वो 13 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 7 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करनी है। आई थिंक करीब करीब 22 से 25 रुपए तक की रेंज इस ऑप्शन में आपको देखने को मिल सकती है। मानस, बिरला सॉफ्ट बैन में मैं सिर्फ अभी आपसे डिलीवरी बेस्ड पर्सपेक्टिव से बात कर रहा था। इट्स इन बैन, तो वो कोई भी थॉट याद रखिएगा, ऑप्शंस पे नहीं जाएगा, फ्यूचर्स पे नहीं जाएगा। बट राजेश जी की बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए, अगर आप पूरे आईटी को देखें, आई मीन निफ्टी आईटी स्ट्राइकिंग 10 डे, कोफोर्ज स्ट्राइकिंग 10 डे, एचसीएल टेक्नोलॉजी स्ट्राइक कर रहा है 10 डे, इन्फोसिस अबाउट 10 डे, उसके बाद एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज ने आज सुबह 10 डे स्ट्राइक किया लेकिन कोलैप्स हो गया। उसके बाद तो धीरे धीरे इस स्पेस में आई थिंक एक परसिस्टेंट राजेश जी ने पिक किया, वो अच्छा लग रहा है। और कहाँ पे टेक महिंद्रा डूइंग वेल, उसके बाद विप्रो अच्छा है सेटअप यहाँ पर भी। तो 2-3 काउंटर्स अच्छा है, आई मीन लोअर एजेस पे अच्छा कर रहे हैं, नो डाउट अबाउट दैट। गौरांग, ये टेक्निकल्स थे, आई मीन, लेकिन अगर फंडामेंटली आपको कुछ पिक करना हो मिड कैप आईटी या लार्ज कैप आईटी में, आपका प्रेफर क्या रहेगा? तो ऐसे तो 4 या 5 कंपनी, लेकिन 2 कंपनियां मझौली या फिर छोटी आईटी क्षेत्र की कंपनी की अगर आप बात करें वीरेंद्र, और आईटी क्षेत्र पर तो काफी लंबे समय से एज अ ब्रोकरेज हाउस जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज का काफी सकारात्मक नजर आ रहा है।
और ये जो चौथी तिमाही के नतीजे देखें उसके पश्चात तो दो नाम जो ज्यादा हमें एक एक छोटी आईटी क्षेत्र की कंपनी, एक मझौली में साइंस लिमिटेड है, और छोटी आईटी क्षेत्र की कंपनियों में केपीआईटी टेक, ये दो नाम पसंद आते हैं। ओके तो साइंट में भी एक अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई दे रही है। चलिए अब बात करते हैं कैपिटल गुड स्पेस की। और कैपिटल गुड स्पेस में दो कंपनियों ने बहुत ही धमाका मचाया है। पहले था एबीबी, जिसके नंबर्स पर स्टॉक रिएक्ट कर चुका था। एबीबी के नंबर्स देख के सीमेंस में तेजी आई और सीमेंस के नंबर्स देखकर उस स्टॉक में और तेजी आई, तो 7% तक के गेन्स। इनफैक्ट इस हफ्ते सीमेंस का स्टॉक कैसे परफॉर्म कर रहा है वो चार्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। इनफैक्ट 15% से ज़्यादा के गेन्स तो इसने बैठे बैठे बना ही लिए हैं और नतीजे बहुत ही अच्छे रहे। तो इस कंपनी में एग्जैक्टली किस तरह का परफॉर्मेंस किस बेसिस पर आया है, और साथ ही कंपनी जो अपने एनर्जी बिजनेस को अलग करेगी और 1:1 के रेशो में दरअसल वो शेयर दिए जाएंगे, इसे मार्केट कैसे पढ़ रहा है, ये जो वैल्यू अनलॉकिंग की प्रक्रिया अब शुरू होती हुई दिखाई देगी, वो समझना भी इम्पोर्टेंट है। नंबर्स एक साइड और दूसरी साइड ये बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग। यतिन हमारे साथ जुड़ गए। यतिन, ये वैल्यू अनलॉकिंग थीम कैसे पढ़ रहा है बाजार? तो देखिए, सबसे पहले अगर हम वैल्यू अनलॉकिंग की बात करें तो आपको पता है कि थोड़े क्वार्टर्स पहले सीमेंस ने एक रीस्ट्रक्चरिंग अनाउंस की थी, जहां अपना वो एनर्जी कारोबार डिमर्ज करने की ऑलरेडी बात कर चुके थे। उन्होंने ब्लॉक डील के जरिए सीमेंस के शेयर्स भी बेचे और वो फंड रेज हुआ और उसके बाद एनर्जी बिजनेस का क्लीन 1:1 डीमर्जर इन्होंने अनाउंस किया। मैनेजमेंट ने बहुत सारी क्लैरिटी दी है। सबसे पहले बोर्ड अप्रूवल आ गया है वो डीमर्जर का, और दूसरी बात कि जो 1:1 डीमर्जर है वो एकदम क्लीन डीमर्जर है और 2025 कैलेंडर ईयर यानी इसी कैलेंडर ईयर में कंप्लीट होने की आसार नज़र पड़ रहे हैं, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। तो ये तो डीमर्जर की बात हुई, लेकिन जेफरीज और बहुत सारे ब्रोकरेजेस ने आज सीमेंस के टारगेट बढ़ाए। क्यों बढ़ाए वो जान लेते हैं। सीमेंस ने टारगेट बढ़ा के 8,000 कर दिया, जो पहले लगभग 5,600 रुपये के आसपास था, और कहीं ना कहीं ये पावरफुल परफॉर्मेंस पावर सेक्टर को जोड़ के देखा जा रहा है। तो जो पावर ट्रांसमिशन का केपेक्स है और जो पावर सेक्टर से नए ऑर्डर्स आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं सीमेंस को बेनिफिट करेंगे। इसके अलावा रेलवे सेक्टर से भी बहुत सारे ऑर्डर्स इनको आ रहे हैं, खास करके मेट्रो रेल में सीमेंस की आपने भागीदारी देखी है बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ, तो कहीं ना कहीं वो भी एक ग्रोथ ड्राइवर आगे जाके रह सकता है। इसके अलावा कंपनी जो है मार्जिन्स को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जैसे जैसे वॉल्यूम्स बढ़ेंगे इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेगी और कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग लेवरेज के कारण आपको मार्जिन्स ऊपर जाते हुए नजर पड़ेंगे। और तीसरा अहम पहलू जो है अर्निंग्स और डीमर्जर को छोड़ के वो है कंपनी का केपेक्स अनाउंसमेंट। जो ऑलरेडी सीमेंस ने केपेक्स किया है उससे 50% ज़्यादा केपेक्स का अनाउंसमेंट उन्होंने किया है। खास करके जो पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी है और पावर ट्रांसफार्मर कैपेसिटी है वो दुगनी की जाएगी, यानी डबल होगी वो कैपेसिटी। और इसके अलावा स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और स्विच गियर कैपेसिटी जो है इनकी गोवा में, यहाँ भी लगभग 350 करोड़ का केपेक्स कंपनी ने अनाउंस किया है। तो कहीं ना कहीं ये तीन पहलू के कारण स्टॉक में आज शानदार तेजी, 7% ऊपर और नया 52 वीक हाई यानी एक मल्टी ईयर हाई पे स्टॉक आपको जाता हुआ नजर पड़ रहा है। मल्टी ईयर हाई पर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस। गौरांग, इनफैक्ट सीमेंस के साथ साथ एबीबी और दोनों नंबर्स में बहुत सारे टेकअवेज थे तेजी करने के, और इसीलिए उन स्टॉक्स ने वैसे रिएक्ट भी किया है। अब दोनों के नंबर्स को अच्छे से एनालाइज करके आपकी प्रेफरेंस क्या होगी? क्या दोनों में एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं या फिर आप इस समय प्रेफर कर रहे हैं सीमेंस ओवर एबीबी? दोस्तों, हर्षदा, कवरेज पूरे कैप गुड्स इंजीनियरिंग का जो क्षेत्र है काफी रोमांचक लग रहा है, और मेरे ख्याल से जिस प्रकार से सरकार का प्रयास है भारतवर्ष को एक बहुत बड़ा उत्पादन क्षमता बनाने वाला देश, उसमें इन सब कंपनियों की जो काबिलियत है और जो तजुर्बा है और जो काम करते हैं उसकी जाहिर है अवश्य जरूरत पड़ेगी। ऑर्डर बुक आने वाले समय में मेरे ख्याल से बहुत शानदार तरीके से बढ़ेंगे। एबीबी, सीमेंस के साथ साथ थर्मैक्स जैसी कंपनियां हैं जो हमें काफी पसंद आती हैं, एलएनटी के साथ साथ। और संजोग की बात यह है हर्षदा के आज जो मिड कैप फंडा स्टॉक है वो भी हमने इसी क्षेत्र से चुना हुआ है। तो मैं सोचता हूं कि बराबर का आपको अगर निवेश करना है तो बराबरी का निवेश करें इन सब कंपनी। इनफैक्ट संजोग ये भी है कि एबीबी सीमेंस के बाद मैं आपसे थर्मैक्स पूछने वाली थी और आपने पहले ही कह दिया कि वो भी आपको दरअसल इस समय पसंद है। चार्ट्स के आधार पर मानस, कंस्ट्रिंग सीमेंस एबीबी दोनों अच्छे खासे भाग गए हैं। आज थर्मैक्स ऑफ कोर्स वो एमएससीआई एडिशन के चलते ऊंचाई छू रहा है।
अब चार्ट्स पर क्या लिया जाए, क्या कह रहे हैं, क्या संकेत हैं? तो देखिए थर्मेक्स मेरे हिसाब से तो अभी भी लेना चाहिए, क्योंकि एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट की तरह इसको इस आज के मूव को देखना चाहिए। और आई थिंक इस ब्रेकआउट के बाद आपको 5500 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के तौर पे लीजिए, ट्रेडिंग के तौर पे नहीं। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे आने वाले 1 से 2 मंथ के लिए एक पोजीशन बनाना चाहते हैं, तो 4790 के स्टॉप लॉस से थर्मेक्स में अभी भी खरीदारी करने के मौके दिखते हैं। अच्छा, एक दो स्टॉक्स में मार्क करता हूँ, फिर उसके बाद हमारे साथ वी मार्क की मैनेजमेंट जुड़ चुकी है। कुछ देर में उनसे भी मुखातिब होंगे, बातचीत करेंगे अर्निंग्स को लेकर, साथ ही साथ फ्यूचर प्लान्स को लेकर, प्रोस्पेक्ट्स को लेकर। एक बार एक स्टॉक और लेके आइए जो कि एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। जरा स्क्रीन पे एक बार रखिएगा। आज आपकी इस वक्त एल्केम, हमने लास्ट कुछ सेशंस में इसमें तेज़ी खेली भी थी और अब एक बार लेके आइए। अमित, जरा एल्केम के सेटअप को देखिए, क्योंकि ये ऑलमोस्ट अब 6 मार्च के स्विंग हाई को काटता हुआ, इसमें आपको अब स्विंग की पॉसिबिलिटी लग रही है? आपका व्यू इस वक्त? जी वीरेंद्र जी, काफी अच्छा पैटर्न है, स्ट्रक्चर अगर ओवरऑल देखें और जिस हिसाब से इसके मोमेंटम इंडिकेटर्स प्लेस्ड हैं, इसकी एक 6 मई की कैंडल थी, उसके हाई के ऊपर भी ये ट्रेड कर रहा है, काफी अहम बुलिश कैंडल थी, तो एक तरह का स्विंग ब्रेकआउट भी इन प्लेस है यहाँ पे। 5269 इसका प्राइस है। स्टॉप लॉस इसमें ज्यादा नहीं, छोटा सा रखेंगे, लगभग 5180 या 5200 का, और यहाँ पे 5400 5450 के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके, चलिए एल्केम हो गया। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे अर्निंग्स पे चलते हैं। वी मार्ट डिटेल के Q4 नंबर्स आए हैं आपकी स्क्रीन पे। नंबर्स यहाँ पे रेवेन्यू करीब 12% बढ़ा, 668 करोड़ रुपए, एबिटा अप्रॉक्सीमेटली 40 करोड़ रुपए के आसपास। मार्जिन 6% की ट्रैजेक्टरी में थे, लेकिन लॉस इस क्वार्टर में बिकॉज ऑफ आई थिंक वो जो करीब 25% का इजाफा हुआ एक डेप्रिशिएशन की एंट्री में। 48 CR 48 करोड़ रुपए की रही। फाइनेंस कॉस्ट में इनकी थोड़ी सी अगर आप देखें तो बढ़ोतरी हुई है, 33 करोड़ से बढ़ के करीब 6.25% बढ़ के 36 करोड़ रुपए रही है। ओके, तो ये दो प्रेशर पॉइंट्स हैं जिन्होंने यहाँ पे प्रेशर क्रिएट किया है। हमारे साथ कंपनी के CFO श्री आनंद अग्रवाल जुड़ चुके हैं। अग्रवाल साहब नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। अभी मैं आई थिंक बॉटम लाइन आई थिंक इस डेप्रिशिएशन और फाइनेंस कॉस्ट के ऊपर आऊँगा, बट लेट्स टॉक अबाउट टॉप लाइन फर्स्ट। यहाँ पे टॉप लाइन में आपकी इस वक्त दिखाई दे रही है ग्रोथ करीब 12.5% की। अभी जो हमारी कंजम्पशन साइकिल है FY25 के, अगर आप फर्स्ट हाफ को देखें, क्योंकि ये एक चुनावी वर्ष है, इसके शुरुआती 1-2-3 महीने तो इन्हीं गतिविधियों में निकल जाएंगे, तो ये कंजम्पशन में थोड़ा सा आप बढ़ोतरी देख रहे हैं। और फर्स्ट हाफ में आपका मान के चलूँ कि पिछले 2 महीने 3 महीने के ट्रेंड को देखते हुए शुरुआती 6 महीने में रेवेन्यू में कितना उछाल देख रहे हैं, या फिर ये फ्लैटिश ट्रेंड पे रहेगा? जी, जो अभी तक नजर आया है पिछले 4-5 महीने में, जिस तरीके से रुझान आए हैं टियर 3 टियर 4 टाउन्स के कंजम्पशन के, रूरल एरियाज के कंजम्पशन पैटर्न से, तो बनिस्बत पिछले 1-2 साल से जो थोड़ी वीकनेस चल रही थी, उसमें थोड़ी मजबूती डेफिनेटली नजर आ रही है। एंड इसी वजह से पिछले 4-5 महीने से हम लगातार सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ देख पा रहे हैं। तो जो आगे आने वाले 6 महीने हैं, उसमें भी मेरे को लग रहा है कि वी शुड सी, हमें कुछ इम्प्रूवमेंट नजर आना चाहिए। तो स्टेबिलिटी तो खैर रहेगी, लेकिन मेरे को लग रहा है कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ग्रोथ ठीक ठाक आ सकती है। तो एक जो इसमें डिस्टर्बिंग फैक्टर है वो है इलेक्शन, जैसे आपने सही कहा। तो इलेक्शन की वजह से नॉर्मली जो रूरल एरियाज होते हैं वहां पे थोड़ी पॉलिटिकल रैलीज होती हैं, उसकी वजह से पूरा शहर बंद हो जाता है, विलेज बंद हो जाता है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा इम्पैक्ट आता है 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए। लेकिन अदरवाइज जो मोमेंटम चल रहा है उसके हिसाब से मेरे को लगता है कि मार्केट में रूरल एरियाज में खासतौर पे थोड़ी मजबूती है कंपेयर टू लास्ट ईयर। एंड हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो दुकानें हैं, वो ज्यादा टियर 3 टियर 4 टाउन्स में है, और वहां पे ही सबसे ज्यादा कमजोरी थी पिछले 2-3 साल से, जो कि अब थोड़ी मजबूती में कन्वर्ट होती नजर आ रही है। ओके, ये महत्वपूर्ण बात कही आपने कि एटलीस्ट जो रूरल मार्केट्स हैं वो कैचअप में उनमें थोड़ा दिखाई दे रहा है। मैं अगर आपकी जो ज्योग्राफिकल आपकी प्रेजेंस है उसमें ईस्टर्न मार्केट्स अच्छा कर रहे हैं, यूपी थोड़ा सा आपका कमज़ोर पड़ा है, साउथ मार्केट कैसा कर रहा है, और जिस रूरल ग्रोथ की आप बात कर रहे हैं जिसका इम्पैक्ट आने वाले कुछ महीनों में, क्वार्टर्स में पड़ेगा, ईस्टर्न पार्ट, यूपी, साउथ एग्जैक्टली डिलीवर क्या करेगा? कहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे आई थिंक नंबर्स की उम्मीद है? आई थिंक साउथ थोड़ा सा अच्छा करना चाहिए। साउथ पिछले 1 साल से थोड़ा सा
कमजोर परफॉर्मेंस कर रहा था, उसमें हमारी भी कुछ गलतियां थी। हमने भी बहुत सारे करेक्शंस करे हैं अपने ऑपरेशंस में। साउथ में इन्वेंट्री का बहुत बड़ा करेक्शन करा है, नया मर्चेंडाइज पूरा लॉन्च करा है। कुछ स्टोर वहां बंद भी करे हैं जो अच्छे नहीं चल रहे थे, और जो नए स्टोर खोले हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो साउथ को लेके हमें लग रहा है कि काफी अच्छी हमें बढ़त मिल सकती है। सिमिलरली यूपी भी पिछले 1-2 साल से थोड़ा वीक चल रहा था, क्योंकि वहां पे हमारे जो स्टोर्स हैं ज्यादातर टियर 3 टियर 4 टाउन्स में ही हैं। एंड सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट आया था इन्फ्लेशन का और जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से जो कमजोरी थी मार्केट में, वो सबसे ज्यादा हमें यूपी बिहार में नजर आ रही थी। तो ये दोनों मार्केट्स में एटलीस्ट पिछले क्वार्टर में रिबाउंड देखा है। थोड़ा सा पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से हो सकता हो थोड़ा डिस्टर्बेंस रहे अगले 1 महीने, बट अदरवाइज मेरे को लगता है कि ये दोनों मार्केट्स अच्छे करने चाहिए। पिछले क्वार्टर में ईस्ट इंडिया ने काफी अच्छा करा है। इनफैक्ट ईस्ट इंडिया और साउथ इंडिया ये दोनों मार्केट्स बहुत अच्छे करे हैं। यूपी ने भी कैचअप करा है, एंड इसीलिए मेरे को लगता है कि यूपी एक बहुत मेजर और महत्वपूर्ण मार्केट है हमारे लिए। तो यूपी अगर अच्छा करता है तो हमारा मेरा जो एक्सपीरियंस है उसमें फिर ओवरऑल कंपनी में ग्रोथ बहुत अच्छी आ जाती है। तो यूपी ने वापस फायर करना शुरू कर दिया है। थोड़ा सा पॉलिटिकल इशू हो सकता है जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस रहे, बट अदरवाइज मेरे को लग रहा है कि यूपी शुड परफॉर्म बेटर। मिस्टर अग्रवाल, पिछली बारी भी जब आपसे बात हुई थी मैंने आपसे ये पूछा था कि ई-कॉम में लाइम रोड का जो एक्विजिशन अब कैसे प्ले आउट करेगा। वहाँ पर EBITDA लॉस कम हुआ इस क्वार्टर में, एज फार एज आई कैन सी। हाउ फार इज इट फ्रॉम ब्रेकिंग इवन? क्या मदद कर पाएंगे उस पर कुछ इंसाइट देने की? जी, ऑनलाइन का जो बिजनेस है बहुत डिफिकल्ट बिजनेस है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट, बट डेफिनेटली जो हमारी कोशिश रही है और जो मैंने पहले भी आपसे बातचीत करी हर्षिता, कि हर क्वार्टर हम लाइमरोड का लॉस डबल डिजिट्स में कम करेंगे, एंड पिछले 3 क्वार्टर से वही कर रहे हैं। इनफैक्ट लास्ट ईयर से 44% क्वार्टर का हमने लॉस कम करा है। एंड जिस हिसाब से हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, मेरे को लगता है कि बाय द एंड ऑफ द ईयर, शायद आखिरी महीने में या शुरुआत ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, हम इसको थोड़ी और बेटर सिचुएशन पे देख सकते हैं। लेकिन कोशिश यही है कि हर क्वार्टर हम इसका लॉस और कम करते चले जाएं। एंड इसमें जो हमारा मेन काम हो रहा है वो यही हो रहा है कि हम इसको कैसे वीमार्ट के ऑफलाइन कस्टमर्स के साथ जोड़ सकें। जो हमारा ओमनिफिकेशन है वीमार्ट का, जो हमारे रिटेल के कस्टमर्स हैं, अगर उनको कोई साइज नहीं मिल रहा है, उनको कोई कलर नहीं मिल रहा है दुकान पे, तो हम उसको कैसे जल्दी से जल्दी लाइमरोड के थ्रू मुहैया करा दें। तो इस तरह से हम अपनी मार्केटिंग कॉस्ट भी कम कर लें और इस बिजनेस को और बड़ा कर पाएं। जब प्रॉफिटेबिलिटी में इस बारी थोड़ा सा डेप्रिसिएशन का ओवरहैंग था, क्या वो इसी क्वार्टर का इम्पैक्ट है या फिर वो आगे अगले साल फर्स्ट Q1 में भी दिखाई दे सकता है? नहीं रहेगा वो डेप्रिसिएशन, क्योंकि हमने जो नया बिजनेस 2-3 एक्वायर करे हैं एंड उनका कुछ स्टोर्स भी बंद करे हैं, तो उसकी वजह से इस क्वार्टर में थोड़ा ज्यादा डेप्रिसिएशन आया है, जिसको एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन कहते हैं, जो हमने 19 स्टोर बंद करे इस क्वार्टर में। तो गोइंग फॉरवर्ड उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा आएगा बनिस्बत पिछले साल से। लेकिन इस क्वार्टर से आगे चल के डेप्रिसिएशन थोड़ा कम हो जाएगा। फाइनली सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, FY25 के लिए जो आप ग्रोथ एंटिसिपेट कर रहे हैं, उसके सामने कितने नए स्टोर्स, कितना और फुटप्रिंट बढ़ाना चाहेंगे? आई थिंक इस साल हमने 46 नए स्टोर खोले थे एंड 25 पुराने बंद भी करे जो नहीं परफॉर्म कर रहे थे। नेक्स्ट ईयर हमारा जो प्लान है 40 से 50 स्टोर डेफिनेटली हम नए स्टोर खोलेंगे, एंड हो सकता हो 5-7 स्टोर और बंद करें जो कि नहीं हमारी कसौटी पे खरे उतर रहे हैं, जो प्रॉफिटेबल नहीं है। बट हाँ, 40 से 50 नए स्टोर डेफिनेटली हमें खोलने चाहिए अगले साल में भी। अच्छा सर, मैं पूछूं आपसे कि क्योंकि आपका इंटरेस्ट बर्डन सब्सटेंशियली इंक्रीज हुआ है, अग्रवाल साहब, एग्जैक्टली आउटस्टैंडिंग डेट कितना है बुक पे, और FY25 में आप लोगों ने कुछ नंबर्स सेट किए हैं टारगेट्स पे कि इतना डेट पे कर दिया जाएगा, सो दैट आई मीन ये जो क्वार्टरली आपकी फाइनेंस कॉस्ट है जो कि इस बार करीब 36 करोड़ रुपए रही, ये थोड़ा कम हो? ये जो इंटरेस्ट कॉस्ट आप देखते हैं, ये एक्चुअली इंड AS 116 की वजह से ऑप्टिकली आपको नजर आती है। ये एक्चुअली रियल इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं है। जो हमारी बुक्स पे आउटस्टैंडिंग है वो रफली अराउंड 80-90 करोड़ की है, और वो भी शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल डेट ही हम यूज करते हैं। हमारे पास कोई बहुत ज्यादा कभी भी लॉन्ग टर्म डेट हमने कभी लिया ही नहीं, और डेट हमेशा हमारा कंट्रोल में रहा है। पूरे साल की जो रियल इंटरेस्ट कॉस्ट है वो मेरे ख्याल से 15-16 करोड़ के आसपास की ही है।
तो गोइंग फॉरवर्ड इस साल भी हमने करीब 40 करोड़ का फ्री कैश फ्लो जनरेट करा है, एंड गोइंग फॉरवर्ड जितना भी हमारा केपेक्स था, जो बड़े बड़े हमारे एक्विजिशंस थे, 2 हमने एक्विजिशंस करे थे, वो दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हम फ्री कैश फ्लो जनरेशन की तरफ जा रहे हैं, एंड अगले साल से हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट और कम हो जानी चाहिए, और जो छोटा मोटा वर्किंग कैपिटल डेट है वो भी और कम हो जाना चाहिए। ओके भगवान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और नंबर्स पे और अगले 2 क्वार्टर्स के लिए अपना आउटलुक FY25 के लिए आउटलुक रखा। बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट क्वार्टर सर। फिर मुलाकात होगी, आपसे बात होगी। वी मार्ट रिटेल आपकी स्क्रीन पे आएगा और नंबर्स इस बार के आपके स्क्रीन पे थे। एक बार जरा स्टॉक टेक आइएगा प्लीज़ स्क्रीन पे। वी मार्ट गौरांग, क्या आपके कवरेज में है ये स्टॉक? ये मतलब मेरे ख्याल से पिछले 3 साल में इसने अभी तक परफॉर्म नहीं किया, बट एक बड़े अच्छा गौरांग से भी संपर्क टूट गया है हमारा। ठीक है, छोड़ता हूँ मैं। आई थिंक इसे टेक्निकल नोट पे मैं डिस्कस नहीं करूँगा। और आज थोड़ा वॉल्यूम्स के साथ इसमें गिरावट है और करीब करीब 2350 की ट्रैजेक्टरी में खुला था, वहाँ से सिंक होता हुआ। इंडेक्स क्या कर रहा है एक नज़र डालते हैं। बैंक निफ्टी वहीं पे जहाँ पे हमने कार्यक्रम की शुरुआत की थी 47637 गया 530 तक, वहाँ से ऊपर रिकवर होकर आ गया। एंड निफ्टी भी वहीं पे ऑलमोस्ट 2200 की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। अर्निंग से पहले जरा एक बार आप लेके आइए M&M को। M&M क्या कर रहा है 2311 के स्तर पे, ऑल टाइम हाई पे, स्ट्रॉन्ग मूव 2311। प्रकाश सर, एक टेक, सुबह सुबह आपने इनफैक्ट अपना ये कन्विक्शन ट्रेड दिया था, आपकी राय अब इस वक्त थोड़ा प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट करें? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इंट्राडे ट्रेडर है तो आज कर लीजिए, या तो फिर कल रिजल्ट है तो कल के पहले निकल जाइए। लेकिन मुझे लगता है 2500 की तरफ जा रहा है, मैटर ऑफ टाइम। स्ट्रक्चरली बहुत ही पॉजिटिव है M&M, ब्रेकआउट मिला है करीब 4 दिन के बाद और ये कायम रहेगा। यहाँ पर रेसिस्टेंस नहीं, सिर्फ बाइंग है। तो मेरे ख्याल से इसमें अप मूव ऑन है। लेकिन नजरिया क्या है, ट्रेडिंग का है या लॉन्ग टर्म नजरिया है, उसके हिसाब से ट्रेडिंग का तो मुनाफा निकल, जब लॉटरी लगती है हम ना लें तो किससे क्यों रोकना, किसी को ब्लेम थोड़ी करना। तो मुनाफा मिल रहा है तो बुक कर लीजिए और नंबर्स आएंगे कल तो उसकी बातचीत भी हो जाती है। अब क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट M&M से, ये जान लेते हैं। आशीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं सारे हाइलाइट्स लेकर। आशीष बताइए क्या एक्सपेक्ट करें? जी गजब की तेजी में है ये स्टॉक। आपने नोटिस करा होगा महिंद्रा एंड महिंद्रा ने आज ही अपने नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तर छुए, 2300 के पार पहली बार जाता हुआ नजर आया। इनफैक्ट एक काम करता हूं, M&M और ऑटो इंडेक्स को अलग अलग टाइम फ्रेम्स में रिटर्न्स दिखाता हूं आपकी स्क्रीन पे। हर टाइम फ्रेम में M&M ने आउट परफॉर्म करा अपने सेक्टोरल इंडेक्स को, और हाईलाइट देखिएगा वो मंथ टिल डेट। ऑलरेडी इस मंथ नतीजों से पहले बहुत अच्छी तेजी स्टॉक में बनती हुई, पर जहां तक कल आने वाले नतीजों की बात है, मिला जुला सा रुझान होगा। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं साल दर साल आय में 6% के आसपास का उछाल। भाई इसके साथ हुआ क्या कि ऑटो सेगमेंट में तो अच्छी ग्रोथ रही, पर इस कंपनी का ट्रैक्टर सेगमेंट दबाव में था। Q4 में ऑटो के वॉल्यूम्स 13% बढ़े और ट्रैक्टर के वॉल्यूम्स 20% गिरे, क्योंकि डिमांड वीक थी और फेस्टिव मिसमैच था। उसका इंपैक्ट देखने को मिला। जब आय 6% बढ़ेगी, उसके सामने EBITDA केवल 2% बढ़ेगा, यानी कि मार्जिन्स साल दर साल 50 बेसिस पॉइंट्स गिरेंगे। अच्छा, साल दर साल 50 बेसिस पॉइंट, इवन Q on Q एक्सपेक्टेड है करीब 1% का मार्जिन्स पे दबाव, 100 बेसिस पॉइंट्स कमजोर रहेंगे। क्यों? सबसे बड़ा रीजन है इंफीरियर सेगमेंटल मिक्स। ट्रैक्टर्स जो इसके लिए ज्यादा अच्छे रियलाइजेशंस लेकर आता है, उसका कंट्रीब्यूशन रिड्यूस हो रहा है। Q3 यानी कि इससे प्रीवियस क्वार्टर में 32.5% ट्रैक्टर से कंट्रीब्यूशन आता था, जो इस बार खराब परफॉर्मेंस के चलते रिड्यूस होकर 25% पे आ गया है, और इसीलिए वो मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। खैर, मुनाफा क्योंकि मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होंगे, एक्सपेक्टेड है 8 से 9% का दबाव दिखाएगा। तो ये एक्सपेक्टेशंस आपके सामने, मुनाफे में थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है। लेकिन गौरांग, कंपनी बेसिकली जिस तरह की गाड़ियां लॉन्च कर रही है और जो इनका रीसेंट लॉन्च था, वो XUV 300 को रिवैम्प करके जो इन्होंने 3XO के नाम से उतारा, उसके बाद धमाकेदार तेजी, एंड नथिंग इज रियली स्टॉप दिस स्टॉक। अब इन करंट लेवल्स पर अगर थोड़े से भी नंबर्स इन लाइन आते हैं या फिर उससे खराब आते हैं, क्या गिरावट पर मौका रहेगा खरीदने का? आपकी अप्रोच क्या रहेगी M&M पे? देखिए, एक जो दिक्कत थी M&M के साथ वो थी सैंग्योंग को लेकर के, जो अधिग्रहण किया था इन्होंने कोरियन कंपनी का, लेकिन अब वो इतिहास हो चुका है। तो जो दिक्कतें थी बैलेंस शीट पर, वो अब निकल गई है।
दूसरी तरफ मैं सहमत हूँ आशीष के साथ कि शायद नतीजों में थोड़ा बहुत आंकड़ा नीचे की तरफ आ सकता है या मायूसी हो सकता है, लेकिन प्रश्न ये उठता है हर्षदा कि एमएनएम जैसी कंपनियों में अगर आपका निवेश है तो क्या एक तिमाही के नतीजों को देख करके आप अपना मन परिवर्तन करते और निकलने की आप रास्ता देखते हैं, तो मेरे ख्याल से ये समझदारी का काम नहीं होगा। और लंबी अवधि के लिए मुझे लग रहा है कि यहाँ से और बहुत सारे अवसर आएंगे ऑटो कंपनियों पर, चाहे वो 2 पहिया, 3 पहिया, चौपहिया या कमर्शियल व्हीकल या ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी। तो हम तो सकारात्मक सा रुझान लेकर के चल रहे हैं, और अगर नतीजों में कुछ निराशा आती है और स्टॉक थोड़ा बहुत नीचे जाता हुआ दिखता भी है, तो हम पहले तो बने रहे, और अगर किसी को नए सलीके से खरीदारी करनी है तो हम उसकी भी राय देंगे। तो डिप्स पर खरीदारी का ही मौका रहेगा। अच्छा, अब एक स्टॉक आपको याद होगा सुबह में हम मेंशन कर रहे थे जो एक्सप्लिट हुआ है, कैनरा बैंक, उसका एडजस्टमेंट अच्छा खासा हुआ। अब वो स्क्रीन पर लेकर आते हैं। काउंटर करीब 6% ऊपर ट्रेड में आपको दिखाई देगा। एक अच्छा खासा मोमेंटम इसमें बनता हुआ दिखाई दिया है। और सुबह से पीएसयू बैंकों की खूब चर्चा हुई है, तो एक आपका कैनरा बैंक हुआ जिसमें अच्छी खासी तेजी है, दूसरा एसबीआई अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है। वेरी क्विकली पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा भी स्क्रीन पर रखते हैं और समझते हैं कि यहाँ पर भी क्या कोई ट्रेड बन रहा है या नहीं। फिर ऑफ कोर्स चार का चौका की तरफ बढ़ेंगे। पीएनबी फ्लैट है, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा और वहां पर हल्की सी बढ़त देखने को मिल रही है। इन सब में अगर कोई ट्रेड लेना नया चाहिए, विकास आप क्या प्रेफर करेंगे इस समय पूरे पीएसयू बैंक यूनिवर्स में? जी, अगर पीएसयू बैंक की बात करें तो यहाँ पे हमने देखा कि एसबीआई भी लास्ट कुछ दिनों से एक साइड वाइज मोमेंटम करते हुए देखने मिल रहा है। इसमें अगर बात करूँ तो बैंक ऑफ बड़ौदा थोड़ा बहुत यहाँ पे कंपैरेटिवली अच्छा दिख रहा है। 50 डीएमए के आसपास फिलहाल तो ट्रेड करते हुए यहाँ पे देखने मिल रहा है, और मुझे लगता है ऊपर में 278 278 के आसपास के टारगेट यहाँ पे अभी भी इंटैक्ट रख सकते हैं। नीचे में हालांकि हमने देखा कि लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में 256 एक अच्छा बेस बना चुका है, तो 256 के स्टॉप लॉस से एक बार बैंक ऑफ बड़ौदा में पोजीशन बना सकते हैं। एसबीआई और पीएनबी मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पे साइडवाइज मोमेंटम करते हुए देखने मिल रहे हैं लास्ट कुछ दिनों में, तो उन तीनों में मुझे लगता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पे अच्छा काम। ये फिलहाल आपके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ट्रेड और साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा शायद ज़्यादा बेहतर ट्रेड है उसके सामने। वेरी क्विकली आपको चार का चौका का एक अपडेट हम अब देंगे स्क्रीन पर। सस्ता ऑप्शन मानस से लेंगे, राजेश सातपुते बताएंगे आपको एफनो का सुपरस्टार, अमित से जानेंगे चार का चमत्कार, और टेक्निकल पर्सपेक्टिव के लिए गौरांग शाह हमारे साथ हैं। तो उन ट्रेड्स में अब उतरना शुरू करते हैं। मानस बताइए सस्ता ऑप्शन। देखिए, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पे मेरा ध्यान है। यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ज पे दिया है। थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन लेंगे, 2600 वाला कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। 55 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है 2600 का बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का कॉल ऑप्शन। वहां पर आप 39 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए और इस ऑप्शन में 100 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पे आपका बाय कॉल मानस का। अब चलते हैं राजेश सतपुते जी के पास। राजेश जी बताइए, आप क्या पिक कर रहे हैं आज का वीरेंद्र जी? देखिए, मेरी नज़र बीपीसीएल पे है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर एक कंसोलिडेशन का है, और अभी मुझे लगता है कि बीपीसीएल में जिस तरह से मूव आ रहा है, स्पेशली आर्ली चार्ट पे, उसके बाद इसका जो टारगेट होना चाहिए कम से कम 635 to 640 होगा। सो एट ए लेवल ऑफ 620 इट्स अ बाय इन बीपीसीएल, स्टॉप लॉस 610 का रखें। ओके, तो बीपीसीएल में एक अपॉर्चुनिटी इस समय आपको दिख रही है। अमित, आपका ट्रेड क्या रहेगा? मेरा ट्रेड रहेगा एनटीपीसी। एनटीपीसी अगर हम देखें तो पिछले 6-7 दिनों से लगभग 348 358 की एक रेंज में कंसोलिडेशन, साइडवेज कंसोलिडेशन कर रहा था अपना 20 और 50 डेमा के ऊपर। आज के सत्र में हमने देखा कि इसमें ऑलमोस्ट एक गैप अप कैंडल बनी है। पिछले 6-7 दिन के रेंज को स्टॉक ने क्रॉस कर लिया है। इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट नजर आ रहा है। इवन टिल नाउ स्टॉक इज शोइंग स्ट्रेंथ। तो 362 का प्राइस है, 357 का स्टॉप लॉस रहेगा एंड 372 के टारगेट्स रहेंगे एनटीपीसी में। एनटीपीसी में स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ, मॉर्निंग हाइस को रिविजिट करता हुआ। मिड कैप फंड के लिए चलते हैं गौरांग जी के पास। गौरांग जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? तो वीरेंद्र, कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग क्षेत्र को ही चुना है, जैसे हम हर्षदा जी से बात कर रहे थे कुछ समय पहले, और वहां से एक मझौली कंपनी है AIA इंजीनियरिंग लिमिटेड। ये कंपनी सीमेंट, पावर वगैरह के जो प्लांट्स होते हैं
उसको खड़ा करने में सहायता करती है। बाकी अन्य बहुत सारे क्षेत्र में कामकाज करती है कंपनी। जिस प्रकार से नतीजे आए हैं उसमें थोड़ा बहुत अनुमान से नीचे के तरफ के आंकड़े दिखे थे, लेकिन कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग क्षेत्र में एक आध तिमाहियों में ऐसा अक्सर होता है, तो वो कोई कारण नहीं होना चाहिए निवेश करने से दूर रहने का। तो एआई इंजीनियरिंग में खरीदारी की राय है, और लक्ष्यांक के रूप में अगर आप हमें पूछते तो करीबन 4200 तक के लक्ष्यांक लंबी अवधि के लिए हमने निर्धारित किए, और ये भी हम कवायद करेंगे कि पूरी ताकत लगा करके एक ही समय पर निवेश मत कीजिए, शुरुआत कीजिए इस स्तर से और जोड़ते जाए जब कभी भी गिरावट आती। ओके, एआई इंजीनियरिंग आज का मिड के फंड। अभी काम करते चारों ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर देखते हैं। सस्ता ऑप्शन महाराज जी के सौजन्य से आया था। पहला ट्रेड जो हमने आज 4 का चौका में पिक किया था वो थी कॉल ऑप्शन और बैंक बालकृष्ण इंडस्ट्रीज की फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 100, स्टॉप लॉस 39, 5880 पे ट्रेड करते हुए 2600 की स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन आपको लेनी है। दूसरा ट्रेड आया राजेश सतपुते जी के सौजन्य से, इन्होंने पिक किया आज बीपीसीएल फ्यूचर्स फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 635, 640 ऑन द हायर साइड। अमित जी ने आज पिक किया एनटीपीसी 372 का लक्ष्य, 362 का यहाँ पे प्राइस है, और एआई इंजीनियरिंग यहाँ पर आज का मिड के फंडा जो गौरांग जी ने अभी पिक किया। इंडेक्स वहीं का वहीं, रत्ती भर हिलने को तैयार नहीं। 2 बजे जहाँ शुरुआत की थी, जैसा कि कोई डायरेक्शनल ट्रेड नहीं लिया था हमने, वहीं का वहीं वो अब 2:45 हो गए। लेट्स सी, आई मीन 47,710 की ट्रैजेक्टरी किसी भी सर्कमस्टेंस में से पार करे तो शायद कोई स्विंग मिले, बट एज ऑफ नाउ उसकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। वहीं का वहीं अगर आप देखें घूमता हुआ। 1-2 स्टॉक्स में मार्क कर देता हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे, जो अब एक थ्रस्ट जनरेट कर रहे हैं फिर से, और इस वक्त का थ्रस्ट जनरेट करने वाला स्टॉक है वो है JSPL। JSPL एक मूव देके डे हाई पर आ गया है, और इस स्विंग के साथ नाउ JSPL इज एट ऑल टाइम हाई। और क्या मूव दिया प्रकाश सर JSPL? एक तो वॉल्यूम्स अच्छे हैं, हालांकि कल की तुलना में थोड़े कम है वॉल्यूम, बट स्टिल एक फ्रेश इंट्राडे ब्रेकआउट है इसमें भी। वेल यस, ब्रेकआउट 995 पर ट्रेड कर रहे हैं, 1000 के नजदीक है। 1000 पे नॉर्मल एक लॉजिकल टेक्निकल टारगेट आता है और वहां पर सेलिंग दिया जाती है, लेकिन बाय मोड पर है। अगर किसी को लेना है तो थोड़ा रिस्की है, लेकिन 990 का स्टॉप लगा चले 1000 लगता है ये पार कर लेगा, क्योंकि जो कंसोलिडेशन हुआ है करीब 1-1.5 महीने का, वो बढ़िया कंसोलिडेशन है। उससे हिसाब से लगता है इस बार तो 1000 पार कर लेगा जिंदल स्टील। सो इट्स अ बाय मोड जिंदल स्टील। सर जिंदाल या जिंदल स्टील? जिंदल, सॉरी आदत से मजबूर। आपने सुबह सौगंध दिखाई दी कि जिंदल बोल रहा था। हाँ जिंदल है ना, वो जिंदाल निकल गया तो मैंने टोक दिया, देखिए है ना। अच्छा पक्का। अच्छा, इस बीच अब देखिए 100 पे आ गया, 150 पे डे हाई पर आ गया। हाँ, अब अपने करियर में पहली बार यहाँ पे 4 डिजिट्स में जिंदल स्टील करीब 1001 पे ट्रेड करता हुआ। अच्छा, कमेंस एक स्विंग और जनरेट कर रहा है, जहाँ स्ट्रेंथ है जनाब वहीं पे स्ट्रेंथ है, और कमेंस अब करीब 3703 पे डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आता हुआ। अब यहाँ ना बात करते बनता नहीं है, मैं क्या बात करूँ यहाँ पे। हम सीरीज़ के मिड में ऑलरेडी हैं, अब यहाँ पे कोई ऑप्शन पकड़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, बट अच्छा करता हुआ डे हाई की ट्रैजेक्टरी में। फिर आप लेके आइए एक बार पॉलीकैब 0.25% ऊपर मूव यहाँ पे, और ये भी डे हाई की ट्रैजेक्टरी में है। आई थिंक ये भी कल कोई ना कोई करिश्मा करने की तैयारी करता हुआ। मानस, आपको लग रहा है कि एक बार एक स्विंग जैसे कि हमको अभी दिखाई दिया JSPL में, पॉलीकैब में भी प्रिपेयर होता हुआ? बिल्कुल, देखिए पॉलीकैब बिल्कुल तैयार है नेक्स्ट मूव के लिए, और आई थिंक इस मूव में भी आपको करीब 300-400 रुपए का मूव देखने को मिल जाएगा। तो खरीदारी करने के मौके अभी भी दिखते हैं। 60 to 90 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी चाहिए, 6750 के टारगेट के लिए। पॉलीकैब में मूव अच्छा है, डे हाई की ट्रैजेक्टरी में 6480 पे ट्रेड कर रहा है, और लग रहा है कि ये पूरा की पूरी जो क्लोजिंग है ना, अगर किसी सेक्टर को समर्पित है तो वो है कैपिटल गुड्स। और मैं आपको ये बताऊं, LNT में जो प्राइस डैमेज पोस्ट अर्निंग्स हुआ था उसके बाद ये ऑलमोस्ट गया, इसने पूरे सेक्टर को अंडर परफॉर्म किया। कहाँ कमिंस, कहाँ सीमेंस, कहाँ अगर आप देखें तो ये आपका ABB, इसने 200 डेमा को छुआ, और ये अब वो उस डिफरेंशियल को पूरा करने की कोशिश करता हुआ। पहला साइन मिला था मेरे ख्याल से सोमवार को, जब इसने 200 डेमा का क्रिएट किया लो। नाउ सेकंड जो यहाँ पे क्लू या फिर संकेत, या फिर अगर आप देखें संकेत मिल रहा है, वो है LNT 10 डेमा को क्रॉस करता हुआ। अमित, आपका टेक क्या होगा LNT पे? क्या उस डिफरेंशियल को पूरा करने की कोशिश कर रहा है, उस गैप को फिल करने की कोशिश कर रहा है जो कि बाकी
सेक्टर के दूसरे स्टॉक और इसके बीच में क्रिएट हो चुका है, और आप कैसे खेलेंगे इसको? जी वीरेंद्र जी, काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि स्टॉक ने 3 दिन पहले एग्जैक्टली अपना 200 एमआ जो कि इंपॉर्टेंट क्रूशियल सपोर्ट जोन है वहीं से सपोर्ट लेके एक रिबाउंड दिखा रहा है। इसका एक रेजिस्टेंस लेवल था लगभग 3300 3350, जो इसने एक अपना एक स्विंग लो तोड़ा था, उसको भी रिकवर कर लिया है। तो इमीडिएट बेसिस में जिस हिसाब से हम रिकवरी देख रहे हैं, मुझे लगता है कि 50 और 20 डेमा के आसपास, जो कि लगभग 3500 तक के पुल बैक के लेवल्स पॉसिबल हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे लगभग 3370 का, और आफ्टर 3500, जब 3500 आएगा देन वी विल रीअसेस कि कैसा क्या रहता है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एलएनटी पर टिप्पणी हुई। चलिए, अब एमएनएम हमने मेंशन किया था जिसके कल नतीजे आएंगे, लेकिन इसके अलावा गेल, कॉनकोर जैसी कंपनियां, बायोकॉन जैसी कंपनियां, ये सब भी अपने नंबर्स पोस्ट करेंगी। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट? सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, गेल और कॉनकोर बताइए। तो पहले मैं कंटेनर कॉर्प के नंबर्स के साथ शुरुआत करूंगा, जहां पर एक अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद वाई क्यू ऑन क्यू दोनों आधार पर नंबर्स बेटर साइड पे आते हुए दिखाई पड़ेंगे। बिक्री के लिहाज से करीब 2284 करोड़ रुपए के आसपास की एक बिक्री का नंबर रहेगा, 5.5% बढ़त की बातचीत है। और मुनाफे फ्रंट पे करीब 278 करोड़ से बढ़कर 344 करोड़, यानी 23% के आसपास की बढ़त यहां पर भी देखने को मिलेगी। एबिटा फ्रंट पर करीब 530 करोड़ का एबिटा, जो कि 19% बढ़ने का अनुमान है, और मार्जिन 23.2%, जो कि 20.5% से बढ़कर इस तिमाही के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर इस कंपनी के साथ चल रहा है वो है इनकी एक असेट डीमर्जर को लेकर बातचीत। अगर उस पर कुछ आता है तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ करीब 11% बढ़ने का अनुमान है वाई बेसिस पर। इसके अलावा जो क्यू ऑन क्यू नंबर है वो मोरलेस फ्लैट साइड पे आते हुए दिखाई पड़ेंगे। एबिटा मार्जिन करीब 30 बेसिस पॉइंट के आसपास इंप्रूव करेगा, वो वॉल्यूम के साथ सपोर्ट करते हुए वहां पर देखने को मिलेगा। एक 270 बेसिस पॉइंट के आसपास इंप्रूवमेंट है वहां पर। और ओवरऑल एक अच्छे डाइवेस्टमेंट को लेकर, इनके लैंड एसेट की डिमर्जर को लेकर जो बहुत सारी खबरें चल रही हैं, उसको लेकर किस तरह की डिटेल आते हैं वो इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरा नंबर जो रहेगा वो रहेगा बायोकॉन का। वही बायोकॉन के नंबर पे आप जरूर नजर रखिए, क्योंकि ये नंबर्स आपको वाई बहुत वीक दिखाई पड़ेंगे, लेकिन एक बहुत स्ट्रांग नंबर क्यू ऑन क्यू आने का अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है। करीब 3902 करोड़ रुपए के आसपास का एक नंबर है, जो कि 3773 करोड़ से बढ़कर आएगा। मुनाफा 313 करोड़ ये आ रहा है, वाई बेसिस पे गिरकर 207 करोड़ रुपए के आसपास आएगा। एबिटा फ्रंट पर करीब 879 करोड़ एबिटा आएगा, जो कि 997 से घटकर आएगा, और मार्जिन 22.5% आएंगे, 26 से घटकर। लेकिन तिमाही दर तिमाही यही मार्जिन 16% से बढ़ के 22% के आसपास आने का अनुमान बाजार लगा रहा है। तो एक स्ट्रांग नंबर क्यू ऑन क्यू बेसिस पर रहेगा। और बायोसिमिलर कारोबार की बिक्री करीब 25.5 करोड़ डॉलर के आसपास रहने का अनुमान है। डोमेस्टिक नेफ्रोलॉजी और डर्मेटोलॉजी डिवीजन का जो बिक्री इन्होंने किया था, उसका एक रिफ्लेक्शन शायद इस कारोबार के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल एक अच्छे नंबर्स क्यू ऑन क्यू बेसिस पे आप अनुमान लगा सकते हैं, और वाई बेसिस पे नंबर्स थोड़े से सबड्यूड रहेंगे। ओके, तो ये नंबर्स आपकी स्क्रीन पे। अच्छा, एक बार एक काम करते हैं, पहले बायोकॉन पे एक टेक्निकल चेक लेते हैं। ये वो स्टॉक है जो आप ये समझ लीजिएगा कि कुछ हद तक मेरे ख्याल से अगर आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के फेज में चले, इवन आई थिंक आप फेब तक के फेज में चले, साइडवेज रहा। बट जाइएगा बायोकॉन की थोड़ी चार्ट्स की रीडिंग कीजिएगा। बायोकॉन में पोस्ट मार्च, यानी मार्च, अप्रैल और मई के इन सेशंस में जो एवरेज थे, वो CY23 के एंटायर जो ड्यूरेशन था उसके ऑलमोस्ट दोगुना एवरेज, मतलब वॉल्यूम्स है। यानी इस क्लस्टर में 280, 260, 290 के क्लस्टर में एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिलीवरी बेस्ड बाइंग बायोकॉन में हुई है। ये शायद यहाँ पे स्क्रीन पे चार्ट नहीं है, मेरे स्क्रीन पे अगर आप देखें क्वाइट विजिबल है। एक बार आपकी रीडिंग जरा थोड़ी सी यहाँ पे राजेश बताइएगा बायोकॉन पे। आज बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल क्रिएट हुई है आज, और ये इस हफ्ते की जो वीकली कैंडल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वीकली पर ये दोनों कैंडल्स 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर बैठी हैं, जो कि इंडिकेट कर रही हैं कि इस ट्रैजेक्टरी से बाहर निकलने की तैयारी कर रहा है काउंटर। आपका बायोकॉन पे टेक, हालांकि नंबर्स अपनी भूमिका निभाएंगे, बट टेक्निकल्स पे आपका टेक। आई थिंक वीरेंद्र जी बेहतरीन चार्ट है। अगर आप इसका चार्ट देखें तो इनफैक्ट एक क्लियर ब्रेकआउट है। डेली चार्ट भी अगर आपने यहाँ पे नोटिस किया तो इससे क्लियरली एक फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है, जिसके नेकलाइन यानी ब्रेकआउट का जो लेवल है वो है 310 का, और 315 पे ही फिलहाल ये खड़ा है। तो मुझे लगता है जब तक ये 310 का लेवल मेंटेन होता है तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इनफैक्ट अगर फ्लैग का टारगेट आप देखें तो दैट इज 350 प्लस, तो प्रोबेबली 350 टू 360 ये इसका स्विंग का टारगेट होगा। तो पोजिशनली भी मुझे लगता है बायोकॉन अच्छा है। अगर BTST भी करना है तो 310 के हिसाब से 300 का स्टॉप लॉस रखे, एटलीस्ट 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना पड़ेगा।
और इस ट्रेड को कैरी करना पड़ेगा। प्रोबेबली एक रिजल्ट का एक वेट है, इसके लिए थोड़ा बहुत वीकनेस, थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग हो रही है, लेकिन चार्ट में कोई दिक्कत नहीं है, चार्ट बेहतरीन है वीरेन जी। ओके, तो ये फिलहाल बात हुई बायोकॉन की, लेकिन एक और स्टॉक जो एक मेजर बजर रहा है वो है क्रॉम्पटन। यहाँ पर मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? सुमित हमारे साथ बने हुए हैं, सुमित बताइए। तो क्रॉम्पटन कंज्यूमर के नंबर्स में जो अनुमान बाजार लगा रहा है, करीब करीब 8% के आसपास रेवेन्यूज बढ़ सकते हैं। 1942 करोड़ रुपए के आसपास के रेवेन्यूज रहेंगे, मुनाफे में 4% के आसपास का डिप, एबिटा करीब 5% टूटने का अनुमान, 201 करोड़ रुपए के आसपास का एबिटा रहेगा और मार्जिन 10-10.5% जो कि 12% से रफली घटकर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। एक ईसीडी डिवीजन के अंदर जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी फ्लैट रहेगी, वहाँ पर एक कुछ हद तक सपोर्ट रहेगा और फ्लैटिश कारोबार रहेगा लाइटिंग कारोबार की तरफ से, जहाँ से थोड़ा सा एक स्लगिश नंबर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। डिस्पाइट वहाँ पे वॉल्यूम की ग्रोथ रहेगी, लेकिन उसके बावजूद भी जो ओवरऑल लाइटिंग का सपोर्ट है बहुत ज़्यादा आता हुआ दिखाई पड़ेगा। साथ ही साथ एक जो चैनल चेक है वो इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि बटरफ्लाई के नंबर्स थोड़े से वीक आए तो ओवरऑल नंबर्स के ऊपर भी इसका एक रिफ्लेक्शन आता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो क्रॉम्पटन के केस में बहुत बड़ा फायरवर्क नहीं है, लेकिन मोर लेस फ्लैटिश या फिर मिले जुले से नंबर आप देख सकते हैं। शुक्रिया सुमित इस अपडेट के लिए। क्रॉम्पटन, लेकिन जिस तरह का परफॉर्मेंस देखने को मिला है इन द रीसेंट पास्ट, गौरांग आपकी क्या राय रहेगी इस स्टॉक में? तो फिलहाल तो 360 के आसपास के लक्ष्यांक निर्धारित किए हैं अर्शदा जी, और आकलन और अनुमान यही है कि दबाव शायद जो बटरफ्लाई का कारोबार लिया था, अभी जिस तरीके से हमारे आपके सहयोगी और हमारे मित्र सुमित बता रहे थे, लेकिन हमें लग रहा है कि छोटी मध्यम अवधि का आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर आपका निवेश लंबी अवधि का है तो बने रहे। क्रॉम्पटन आप ट्रैक करते आए हैं ना मानस? क्रॉम्पटन पर फ्रेश अप्रोच लेनी हो तो क्या रहेगी? तो देखिए, अगर क्रॉम्पटन की बात करें तो क्रॉम्पटन का जो ट्रेंड है वो बिल्कुल पॉजिटिव है। स्टॉक करेक्ट हुआ था, 10 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया, पैटर्न पॉजिटिव है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कम से कम 350 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। तो अगर ट्रेड लेना होगा तो लॉन्ग साइड पे होगा। स्टॉप लॉसेस आपके 332 रुपए के नीचे रहेंगे पोजिशनल के लिए। तो यहाँ पे क्रॉम्पटन पे आपका व्यू। अच्छा, इस बीच में एक टेक्निकल कमेंट एक स्टॉक पे ले लूँ, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एक बहुत सीरियस ब्रेकडाउन विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम स्क्रीन पे विजिबल एंड दैट आरती इंडस्ट्रीज। हमने 5 सेशन में डिफरेंट, अगर आप देखें, स्विंग्स देखें केमिकल बास्केट में। यूपीएल ने अर्निंग्स के बाद एक मूव दिया, बट लुक एट आरती। आई मीन सडनली आरती, मेरे ख्याल से अगर आप बीते मतलब केमिकल की बास्केट की जब वीकनेस शुरू हुई थी उस दौर में भी ये सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर था अलॉन्ग विद एसआरएफ, बट ए कंप्लीट कोलैप्स विद इन आई थिंक 3 days, 4 दिन के अंतराल में डैमेज हुआ है। कहाँ 780 760 रुपए का स्टॉक आज 625 है, और आज का जो वॉल्यूम है इसका, ये कल के वॉल्यूम्स की तुलना में या फिर बीते हफ्ते की तुलना में ऑलमोस्ट दोगुना है, और ये प्राइस स्क्रीन पे 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज है। आपकी राय अमित क्या होगी? किसी की होल्डिंग अगर आरती इंडस्ट्रीज पे है तो क्या अप्रोच रखनी चाहिए, और ट्रेड पर्सपेक्टिव से आपका व्यू यहाँ पर? जी वीरेन जी, अगर किसी की पोजीशन है तो निकल जाना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से आज कैंडल बनी है, बिग बेरिश कैंडल, और जिस हिसाब से वॉल्यूम अपटिक है, स्टॉक जरूर 200 डेमा के आसपास आ गया जो कि 620 के आसपास है, बट जिस हिसाब से डाउनवर्ड मोमेंटम है मुझे लगता है कि वो ब्रेक हो जाएगा। कंफर्मेशन हमें आज या कल मिलना चाहिए। अगर 620 यहाँ पे ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पे 600 एंड 580 के टारगेट्स ओपन हो जाते हैं, तो एग्जिट करना चाहिए। फ्रेश शॉर्टिंग करेंगे अगर 200 डेमा ब्रेक होता है, इन दैट केस वी विल कीप स्टॉप लॉस समवेयर अराउंड 630। ओके, आरती इंडस्ट्रीज में वीकनेस काफ़ी है, और डे लो की ट्रेजेक्ट्री में आरती इंडस्ट्रीज और वॉल्यूम्स अगर आप देखें तो वॉल्यूम्स बहुत ही ज़्यादा हैं यहाँ पे। मेगा सप्लाई आरती इंडस्ट्रीज में यहाँ पे आती हुई। चलिए अब विषय को थोड़ा बदलते हैं, थोड़ा ट्रेड पर्सपेक्टिव से हट के अब थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट और आई थिंक बाजार की इस गिरावट को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। श्री आनंद टंडन मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। सर, ये बीते 1-1.5-2 हफ्ते के डैमेज को 3 मई से जो शुरू हुआ, आपने कैसे रीड किया, और इसके पीछे बड़ा फोर्स, आई मीन ऑलमोस्ट FIS का पैसा है जो एग्जिट कर रहा है। मेरे ख्याल से मैं पैमाइश कर रहा था कि जिस दिन फर्स्ट डे ऑफ इलेक्शन था, फर्स्ट फेज ऑफ वोटिंग, तब से लेके अब तक करीब करीब 46 से 47 हज़ार करोड़ रुपए वो एग्जिट कर चुके हैं कैश मार्केट में, और इंडेक्स की हैवी शॉर्टिंग लेके बैठे हैं। आपका व्यू क्या है सर इस डिप पर, इस गिरावट पर?
देखिए बाजार काफी ऊपर चला गया और हमने जब ऊपर जा रहा था तो ये नहीं पूछा कि क्यों जा रहा है, और ये इस तरह के वैल्यूएशन जो कि हिस्टोरिक वैल्यूएशन से भी ज्यादा है और ग्रोथ के हिसाब से भी ज्यादा है, उसको हमने ये समझ लिया कि क्योंकि बाजार में इकोनॉमी अच्छी कर रही है इसलिए बाजार को भी ऊपर जाना चाहिए। तो अब इस वक्त ये पूछना कि बाजार गिर क्यों रहा है वो मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं है। बाजार इसलिए गिर रहा है क्योंकि बहुत भारी है, बाजार इसलिए गिर रहा है क्योंकि एक इवेंट आगे है, और इसलिए गिर रहा है क्योंकि इंटरनेशनली भी मार्केट वीक दिख रहे हैं। अगर आप देखें यूएस में भी मोर और लेस उसी समय गिरावट शुरू हुई थी, और जिस तरह से हमने भी बाउंस देखा है उसी तरह से यहाँ वहां पे भी काफी हद तक बाउंस हो चुका है। तो ओवरऑल मार्केट फिलहाल सिंक्रोनाइज्ड मोड में चल रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इंडिया के ऊपर कोई बहुत ज्यादा तवज्जो है जिसके कारण फॉरेनर्स एग्जिट कर रहे हैं। ये है कि मार्केट हमारा बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया है कंपेयर टू बाकी मार्केट्स, और अभी अपॉर्चुनिटीज जो पहले थोड़े से कम थे अभी फिर से वापस शुरुआत हो गए हैं। अगर आप देखें कोरिया ने अच्छा करना शुरू कर दिया, जापान ने अच्छा करना शुरू कर दिया, इवन यूरोजोन जिसको माना जाता है कि वो म्यूजियम पीस है और वहां पे कुछ होता नहीं है, वहां पर भी अगर आप देखें तो ग्रोथ काफी अच्छी आई है। इस तिमाही के नतीजे वहां पे भी अगर आप ट्रैक कर रहे हैं तो उम्मीद से बेहतर है, और कम से कम 6% बेहतर है उम्मीद से। तो इस साल जो वहां पर यह अनुमान था कि अर्निंग्स में डीग्रोथ आएगी, शायद अब उतनी लेवल की तो डेफिनेटली नहीं आएगी, कितनी आएगी वो भी कहना मुश्किल है, कि हो सकता है कि फ्लैट हो जाए। तो अगर बाकी जगह अपॉर्चुनिटी रहती है, और यूरोजोन फॉर एग्जांपल अभी फिलहाल 13-14 टाइम्स पीई पे चल रहा है, इंडिया जो है वो भी 10% के आगे बढ़त आप इंडेक्स लेवल पे देख रहे हैं, और हम 22 टाइम पे चल रहे हैं। तो ऑब्वियसली वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव मार्केट इस वक्त नहीं लग रहा है। तो गिवन दैट मैक्रो सिचुएशन और गिवन द फैक्ट दैट पॉलिटिकली अभी हमारा एक रिजल्ट आना बाकी है, तो हल्का होना ही ठीक रहेगा, और वही हम देख रहे हैं जिसका कारण ये गिरावट हो सकती है। ओके, तो आपने एक बहुत, अगर आप देखें तर्कसंगत इसका जवाब दिया सर, कि दूसरे बाजार भी काफ़ी अच्छा खासा कर रहे हैं और पैसा वहाँ हस्तांतरित हो रहा है। अच्छा सर, चलिए अब एक काम करते हैं, थोड़ा डोमेस्टिक मार्केट से हट के ऐसे दो सेक्टर्स को लेकर बात करते हैं जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय, आई थिंक जिस पे एक्सपोजर लेके हम शायद कुछ हद तक बाहरी बाजार पर फोकस करते हैं, आईटी और मेटल। मेटल बहुत स्ट्रॉन्ग, कॉपर प्राइसेस बहुत स्ट्रॉन्ग, इंडस्ट्रियल मेटल बहुत स्ट्रॉन्ग। मेटल्स पे आपका टेक क्या है सर? अगर आप एक सीरियस पैसा बना के बैठे हैं मेटल्स में, अभी मेरे स्क्रीन पे कुछ देर पहले जेएसपीएल ने ऑल टाइम हाई क्रिएट किया, 4 डिजिट में स्टॉक आ गया, क्या यहाँ पे प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट करने चाहिए थोड़े, या फिर ये तेजी परसिस्ट करेगी अभी? देखिए मेटल्स में दो चीज है, एक तो इंडिया में आपको कंपनियां खरीदनी पड़ती हैं जिसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। जैसे आपने मेंशन किया कॉपर, यहाँ पर आप हिंदुस्तान कॉपर के अलावा कर नहीं सकते। हिंदुस्तान कॉपर जो है वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट ऑपरेटर नहीं है। तो अगर आपको इंडिया में मेटल्स लेना है तो बेटर रहेगा कमोडिटीज ही लेना चाहिए। इंटरनेशनली बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जहां पर मेटल्स के वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनियां चीप। तो अगर आपको मेटल्स या कोई भी कमोडिटी लेना है तो मेरा मानना है कि इक्विटी के बजाय आपको डायरेक्ट कमोडिटी में निवेश करना चाहिए। जहां तक रहा कमोडिटी का सवाल कि कहां तक जा सकता है, ये कहना मुश्किल है कहां तक जा सकता है, लेकिन वीक नहीं होगा मेरे हिसाब से, स्पेशली कॉपर जैसी चीजें। आपने आज भी देखा खबर में थी कि यूएस जो है अब कोशिश कर रहा है कि कुछ कंसोर्शियम बना के कॉपर माइंस दुनिया भर में खरीदें, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि ये कॉपर जो कि ईवी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और बाकी सब जो चेंजेस आ रहे हैं उसमें जो बहुत ज्यादा डिमांड है। एक टिपिकल ईवी में 4 गुना ज्यादा कॉपर लगता है बनिस्बत एक रेगुलर गाड़ी में। तो ये वो नहीं चाहते हैं कि चाइना इसके ऊपर एकदम हावी हो जाए और पूरा डिमांड सप्लाई वहीं से आए। तो इस वक्त कंस्ट्रेंट सप्लाई सिचुएशन है कॉपर में, डिमांड काफी अच्छी तगड़ी दिख रही है। मेरे हिसाब से डॉलर भी थोड़ा सा वीक होने की संभावना है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट्स वहां पे कम होंगे, और वो होंगे, उनका भी इलेक्शन आ रहा है, तो डॉलर वीक रहेगा, कमोडिटीज अच्छे रहेंगे। तो इस वक्त अगर आपको कमोडिटीज में नए पैसे डालना है, उतना रिटर्न नहीं मिलेगा, लेकिन मार्केट से बेटर लग रहा है मुझे। अच्छा सर, अनंत सर, की जो दूसरा खेमा, अब आईटी को देखिए, आईटी वीक पड़ा हुआ है। हमारा निफ्टी आईटी ऑलमोस्ट इस वक्त एक ऐसी स्थिति है कि 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज के भी करीब 700 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है, और उधर यूएस में अगर आप नेस्डेक की प्राइस परफॉर्मेंस को देखें तो एक बहुत बड़ा डिफरेंशियल क्रिएट कर रहा है, हो रखा है इस वक्त।
आपका व्यू क्या है सर? और ऑलमोस्ट टीसीएस के अर्निंग्स के बाद अब तक लेकर निफ्टी आईटी में सिवियर डैमेज है। मेरे ख्याल से अधिकतर स्टॉक्स टू निरमा के नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं। आपका व्यू आईटी पे क्या है इस वक्त? एज एन इंडिपेंडेंट सेक्टर कोई बहुत बढ़िया व्यू नहीं है। मार्केट जो है मंदा है, ग्लोबल डिमांड जो है बहुत ज्यादा नहीं है। आईटी में जो टीसीएस जैसी कंपनियां जहां पर ग्रोथ आ रही है वो इसलिए आ रही है क्योंकि उनके जो क्लाइंट हैं वो अपने लोग उनको बेच रहे हैं। इन अदर वर्ड्स वो टेक आउट ट्रेड जो कहते हैं वो उसमें आपको अभी पैसे दे रहे हैं कि भाई हमारे आदमी ले लीजिए, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि शायद हमको आगे जाके इतने आदमियों की जरूरत नहीं होगी। तो जो आज के दिन आपको ग्रोथ नजर आ रहा है क्योंकि हमने दूसरे लोगों के एम्प्लॉयज लेके उनसे डिमांड उनका जो बिजनेस है वो ले लिया, वो कितने दिन सस्टेनेबल रहेगा टीसीएस और इन्फोसिस जैसी कंपनीज के लिए भी कहना इस वक्त मुश्किल है। मेरा मानना ये है कि एआई का जो चेंज हुआ है एआई के कारण वो बहुत ही गहरा इम्पैक्ट करेगा बाजार में। अगर आप देखें वैल्यूएशन वाइज भी टीसीएस 27-28 टाइम पीई पे ग्रो करता है। गूगल जैसी कंपनी 21 टाइम आगे फॉरवर्ड अर्निंग्स है। टीसीएस में कोई सरप्राइज नहीं है अर्निंग्स में, गूगल में पॉजिटिव सरप्राइज है। वैल्यूएशन सेम है, ग्रोथ रेट बल्कि गूगल की बेहतर है और उसके ऊपर पॉजिटिव सरप्राइज है। और टेक्नोलॉजी के बारे में तो आप बात ही ना करें। गूगल जैसी कंपनी का जो टेक्नोलॉजी लीड है कोई भी इंडियन कंपनी में वो बहुत ही ज्यादा है। तो इस वक्त इंटरनेशनल मोड में अगर आप देखें तो क्यों कोई टीसीएस या इन्फोसिस या एचसीएल टेक में इन्वेस्ट करेगा, मुझे नहीं समझ में आता। उसके बावजूद अगर आप इंडियन मार्केट में ही देखेंगे तो ऑब्वियसली रिलेटिवली ये बेहतर सेक्टर है, सिंपली बिकॉज ये डिफेंसिव है, इसमें डेट नहीं होता, कॉर्पोरेट गवर्नेंस ठीक ठाक है, ग्रोथ अभी भी आपको कुछ हद तक नियर डबल डिजिट मिल जाए शायद कुछ कंपनियों में। तो पोर्टफोलियो के हिसाब से इंडियन मार्केट के हिसाब से पोर्टफोलियो में रहना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा अंडरवेट रख के। अभी भी मुझे नहीं लगता कि टोटल उसमें वेटेज बढ़ाने की कोई बहुत ज्यादा जरूरत है। टेलीकॉम पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगी आनंद, क्योंकि अभी स्क्रीन पर वो कौन कौन की हाइलाइट्स भी फ्लैश हो रही हैं और टैरिफ हाइक्स पर जो कंपनी के स्टेटमेंट्स आए हैं उस पर मैं आपकी टिप्पणी ऑफ कोर्स भारतीय एंड बाकी पीयर्स पर भी लेना चाहूंगी। वो बेसिकली कह रहे हैं कि भारत में बहुत ही अब्सर्डली लो लेवल पर टैरिफ्स है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और यही भारतीय बाजार की खासियत रही है। दूसरी बात, टैरिफ्स अक्रॉस इंडस्ट्री बढ़ने चाहिए और सब्सटैंशियल रिपेयर की ज़रूरत है टैरिफ्स में, यानी कि यहाँ से एक अच्छा खासा इजाफा आना चाहिए। साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि 300 रुपए का आरपू भी दरअसल कम रहेगा। क्या आपको लग रहा है कंपनियों में क्षमता है, स्पेशली भारतीय में क्षमता है 300 एंड बियॉन्ड का आरपू कमाने की? कई सारी रिपोर्ट्स कह रही पोस्ट इलेक्शन टैरिफ हाइक्स आएंगे, कितना रहेगा, ये कैसे प्ले आउट कर सकता है बाकी भारतीय और ऑफ कोर्स बाकी पीयर सेट के लिए? देखिए, टैरिफ हाइक का जस्टिफिकेशन एकदम गलत है ना। ये आप कहेंगे कि हाँ यूएस में इतना है, सिंगापुर में उतना है, आपको ये भी देखना चाहिए कि पर कैपिटा इनकम यूएस में कितनी है और इंडिया में कितनी है। तो ये सब जो कंपैरिजन है, ये सब इसके ऊपर ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहिए। ये वैसे ही होता है जैसे गवर्नमेंट जब टैक्स बढ़ाती है तो कहती है कि हाँ यहाँ पे टैक्स रेट बहुत कम है। रियलिटी ये कि अभी फिलहाल मार्केट में सिर्फ 3 प्लेयर रह गए और उसमें से एक प्लेयर ऐसा है कि वो बस बेयरली ऑक्सीजन पे चल रहा है। तो आपके पास 2 प्लेयर हैं, 2 प्लेयर का मार्केट शेयर मोर और लेस सब फिक्स हो गया है। जब पहले जियो आया था तो उसको जरूरत थी कि वो बहुत ज्यादा अपना मार्केट शेयर बढ़ाए और इसलिए उन्होंने बड़े अग्रेसिवली प्राइस किया था। अब उनको भी खटकता है अगर उनके पास आरपू कम रहेगा। तो 2 प्लेयर के मार्केट में डुओपोली है, ऑब्वियसली प्राइस बढ़ाएंगे। ये उसका जस्टिफिकेशन देखने की जरूरत नहीं है। प्राइस बढ़ाएंगे, अर्निंग्स बढ़ेगी और बाकी कंज्यूमर को नुकसान होगा। तो कंज्यूमर ग्रोथ जो है वो आप समझ लें थोड़ा सा कम हो जाएगी और जो आरपू है वो थोड़ा एवरेज बढ़ जाएगा। नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स एट द हायर एंड थोड़े से बेहतर हो जाएंगे और लोअर एंड पर थोड़े से कम। ओवरऑल अगर आप देखें तो क्योंकि आपका डायरेक्ट इंक्रीज जो जितना भी आरपू इंक्रीज होता है करीब करीब डायरेक्टली आपका मोर और लेस बॉटम लाइन पे आ जाता है, क्योंकि बीच में उनका कोई खास खर्चा नहीं, जो भी खर्चा है वो अभी भी उतना ही है। तो ऑब्वियसली अर्निंग्स ग्रोथ होने की काफी तगड़ी संभावना है, क्योंकि बिना उसके वैसे भी आइडिया जिंदा नहीं रह सकता और दोनों को भारती और जियो को दोनों को फायदा रहेगा अगर आरपू बढ़ता है। तो मुझे नहीं लगता कि अब जो कंपटीशन था दोनों के बीच में जिसके कारण आरपू गिरे थे वो अब रह गया है।
अब जो है एक्चुअली कंपटीशन कमीशन को देखना चाहिए कि ये ज्यादा प्राइस गाउजिंग ना करना शुरू कर दें। अब साथ ही यहाँ पर दूसरे जो अपॉर्चुनिटीज बाजार ने इनफैक्ट रीसेंट पास में पकड़े थे, जो आप मेटल्स की चर्चा कर रहे थे, वो ईवी अपॉर्चुनिटी की बात हो रही थी, क्या अभी भी वो इक्वली लुक्रेटिव है? क्योंकि टाटा मोटर्स के नंबर्स हमने अब की बारी देखे और टाटा मोटर्स खुद कह रहा है कि पैसेंजर व्हीकल्स की जो सेल्स है वो सब 5% या जो ग्रोथ है वो सब 5% देखने को मिलेगी इस पर्टिकुलर साल में। उसके बाद एक बड़ा शेकआउट देखने को मिला है। ये जो पूरी ईवी की थीम और जो टाटा मोटर्स का आउट परफॉर्मेंस था, उसे अब निवेशक कैसे पढ़े, स्पेशली जो ओवर एक्सपोज थे सेक्टर इस स्टॉक में? तो दो चीज है इसमें आपने जो पूछा, एक तो ईवी का थीम जो है वो दो तरह से देखना चाहिए। एक तो वो बहुत ज्यादा उसमें तवज्जो दिया जा रहा था, बहुत ज्यादा हाइप थी, वो हाइप कुछ हद तक निकल गई है। अगर आप टेस्ला का दाम देखें आपको दिख जाएगा 1 ट्रिलियन से ज्यादा मार्केट कैप था, आज आधा हो गया उससे। ओवरऑल उनका भी इन्वेंट्री का प्रॉब्लम हो गया है, मार्केट शेयर में चाइना BYD काफी बढ़ गया है, वेयरएज टेस्ला हैज फॉलन। तो ओवरऑल ईवी का डिमांड जो है वो थोड़ा सा कम हो गया ऑन अ मार्केट शेयर बेसिस, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ईवी की ग्रोथ नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली मार्केट से ज्यादा ग्रोथ होगी, रिप्लेसमेंट डिमांड भी जो है काफी हद तक ईवी पे रहेगी और मार्केट शेयर ईवी का बढ़ता रहेगा कंपेयर टू आइस। जहां तक इंडियन डिमांड का हिसाब है, इंडिया में क्लियरली परचेजिंग पावर नहीं है, लोअर एंड पे स्पेशली बिल्कुल नहीं है। आप कोई भी इंडिकेटर देख लीजिए, जो भी बिक रहा है वो हायर इनकम के रेंज में बिक रहा है। तो एंट्री लेवल गाड़ी जो मारुति बनाती थी उसका कोई डिमांड नहीं है और एसयूवीज की डिमांड जो है वो बढ़ रही है। मार्केट जो है सिर्फ उस तरफ जा रहा है जहां पर सस्टेन्ड इनकम वाले ही खरीद पा रहे हैं, और जो रेगुलर इनकम जिसके पास नहीं है या जो ट्रेडर्स हैं या लोअर एंड इनकम वाले हैं उनके पास पैसे नहीं बच रहे हैं जिससे वो डिस्क्रिशनरी स्पेंड कर पाए। तो ऑटो में टाटा मोटर्स ग्रॉसली ओवर प्राइस्ड है, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। बाकी भी क्षेत्र जो है अगर आप देखें, बजाज और टू व्हीलर्स में सब ने बहुत काफी बढ़त आ गई है शेयर प्राइस में और मैनेजमेंट ने भी काफी टॉकअप कर दिया प्राइस। लेकिन आज भी जो है वो टू व्हीलर्स का मार्केट टोटल कोविड से पहले के से कम का वॉल्यूम है, या करीब करीब समझिए उतना ही हो गया है। तो 5 साल पहले जितना वॉल्यूम था उतना आज है मार्केट प्राइस उसका आपका तो 3 गुना हो चुका है। ऑब्वियसली वैल्यूएशन से कंप्लीटली स्ट्रेच। ऑटो में मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा निवेश में पैसा मिलेगा इस वक्त। ओके आनंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पे अपनी राय रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया सर। चलते हुए काम करते हैं डीली रूम चेक के लिए यतिन के पास। यतिन, डीलर्स क्या चेस कर रहे हैं इस वक्त? देखिए वीरू, भारती एयरटेल अभी जस्ट कॉन्फ्रेंस कॉल जो है ख़त्म हुई है, Q&A शुरू हुआ है और कहीं ना कहीं डीलर्स को लगता है कि भारती एयरटेल जिस हिसाब से 3 चीज़ों पे जोर दे रही है, नंबर 1 टैरिफ हाइक, नंबर 2 डेट रिडक्शन और नंबर 3 केपेक्स यहाँ से कम होने वाला है, कहीं ना कहीं बाजार को ये बातें पसंद आएंगी और बहुत सारे जो HNIs हैं यहाँ और FIs हैं वो खरीदारी कर रहे हैं। डीलर्स की अगर आप माने तो यहाँ BTST की सलाह वो अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं और उनको लगता है काउंटर में लगभग 1325 से 1330 तक के टारगेट्स, यानी 2 से 4% का अप मूव वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर काउंटर में। इसके अलावा IOC ये भी एक स्टॉक है जहाँ डीलर्स इंडिकेट कर रहे हैं कि HNIs खरीदारी कर रहे हैं 170 से 175 के पोजिशनल टारगेट्स के लिए। ओपन इंटरेस्ट में लगभग 11 लाख शेयर्स का एडिशन हुआ और फ्रेश बाइंग इस काउंटर में भी देखने को मिल रही है। तो IOC और भारती एयरटेल स्टॉक का हाल आप देखेंगे, करीब 2% के गेंस इस समय दिखा रहा है और सारी कमेंट्री के बाद। चलिए BTST STBT क्या ट्रेड्स लेकर जाएंगे आगे, अमित बताइए। जी हर्षिता मैम, मुझे इस समय भारती एयरटेल ही अच्छा लग रहा है। करंटली इसका प्राइस 1312 का है, टारगेट्स मेरे रहेंगे लगभग 1360 के, स्टॉप लॉस रहेगा 1285 पर। यहाँ पे एक डिस्क्लेमर है कि ये स्टॉक हमने ऑलरेडी अपने क्लाइंट्स के साथ दिन में शेयर किया हुआ है। भारती में एक बाई साइड का ट्रेड आप कंटिन्यू करेंगे। राजेश जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? अच्छा जी, देखिए मैं कुछ नया नहीं जोड़ूंगा, लेकिन मैं BPCL के साथ ही कंटिन्यू करूंगा। जब हमने दिया था तो करीबन 120 के आसपास था और अभी ये करीबन फ्यूचर की अगर बात करें तो मुझे लगता है इट इज एट 1 सेकंड, लेट मी चेक, मेरे पास कैश के प्राइस 628 के आसपास है। तो अभी हम जो स्टॉप लॉस रखे थे इनिशियली उसको थोड़ा सा ट्रेल करेंगे, जो नया स्टॉप लॉस होगा वो रहेगा 620 का, तो एंट्री पे स्टॉप लॉस लेके आएंगे और कंटिन्यू करेंगे।
635 640 ये BTST का टारगेट वो इंटैक्ट है। ओके, इस बीच एक बार बैंक निफ्टी लेके आइए, बट अब अनप्लेबल है। अब आप खेल नहीं सकते, अब आप कोई ऑप्शन ट्रेड नहीं कर सकते। एक स्विंग जनरेट कर रहा है, बट अब कोई मतलब ही नहीं, इट्स ऑलमोस्ट 315। मानस, आपका ट्रेड? देखिए, कोल इंडिया पे खरीदारी करने की राय रहेगी वीरेंद्र जी। स्टॉक ने 50 डे मूविंग एवरेज सपोर्ट लिया था, रिकवरी देखने को मिली, काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो एटलीस्ट जो पिछला हाई 480 रुपए का है, स्टॉक उसको टेस्ट कर सकता है। तो 462 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए 480 के टारगेट के लिए। वरांग, इस प्राइस पे अगर आपकी कोई और पसंदीदा कॉल हो, बहुत शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से नहीं लेकिन थोड़ा सा स्विंग पर्सपेक्टिव से, या फिर आपकी टेक्निकल टीम ने बताया हो तो? नहीं, वरांग जी को आज आवाज़ ही नहीं जा रही है। खैर, यहाँ पे BTST ट्रेड्स पूरे हो गए हैं। डायरेक्टर साहब, जरा एक बार कॉल लेके आइएगा, आप निफ्टी की वो सारी स्ट्राइक्स लेके आइएगा जो मैंने सुबह, मतलब जो 2 बजे ली थी। देखिए, निफ्टी बैंक पे तो ट्रेड लेने का मतलब ही नहीं होता, ठीक है। निफ्टी बैंक अभी भी 48,000 के जोन को पार नहीं कर पाया। आज सुबह टिपिकल सनराइज था। टिल द टाइम वी आर नॉट गोइंग टू क्रॉस 48,097 ऑन द हायर साइड। जब तक हम नहीं पार करें इस कॉल राइटर्स के जोन को, इस फॉलिंग 10-20 डेमा के जोन को, मतलब ही नहीं है। इट्स सनराइज वो सही रहा। अब मैं निफ्टी बैंक पे कोई ट्रेड नहीं जाऊंगा, क्योंकि देखिए निफ्टी बैंक का जो क्लोज, इसको एक सेकंड के लिए निफ्टी बैंक रखिएगा, इसका जो क्लोज आ रहा है वो बहुत एक बड़े टसल जोन में है। समझिए, परसों का लो 100 डेमा, क्लोज हो रहा है 50 डेमा पर, आज का हाई कॉलाइटर और आज का हाई 10 डेमा। तो ये कंप्लीटली एक टसल जोन है, इस पर कोई डायरेक्शनल ट्रेड नहीं बनता, ना मैं आज कोई कैरी कराऊंगा। फिर आप लेके आइए निफ्टी को। निफ्टी पे हमने आज बुक भी किया एप्रोप्रिएट जोन में, बिल्कुल ठीक ठाक जोन में। ओपनिंग हाई था 22,277, इंट्राडे हाई था 22,300, 20 डेमा और वो जो पिवट पॉइंट्स भी डिस्कस किया था। सनराइज वो ट्रेजेक्टरी सरेंडर हो जाए तो स्विंग मिला 150 तक का, 22,150 तक का। क्लोज आ रहा है करीब करीब 22,195। ये 50 डेमा के थोड़ा नीचे क्लोज हो रहा है। अब लेके आइए वो 6 की 6 स्ट्राइक्स, अब लेके आते हैं। यानी कल निफ्टी की एक्सपायरी याद रखिएगा। क्या हो रहा है, आज सुबह हम स्टैट्स क्या देख रहे थे कि सबसे बड़ा कॉल राइटर था 20 डेमा वाला 22,300 वाला, लेकिन क्या वो कॉल राइटर नीचे आया है 22,300 से कुछ हद तक। अब आप देखिए 82 के बजाय 72 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ तो 22,200 पे खड़ा है, और 22,200 की पुट लगभग 60 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है, लेकिन साइजेबल OI खड़ा है 22,000 पे। तो मैं इन स्टैट्स में जहां पे पुट राइटर का कन्वेंशन 200 स्ट्राइक पॉइंट नीचे है, जहां पे आज का इंट्राडे आई 20 डेमा हो गया, जनाब कोई कॉल मत लीजिए। कल एक बार फिर से किसी खूबसूरत ट्रेड को निकालने की कोशिश करेंगे जैसा आज रहा, बट इस आई थिंक प्राइस परफॉर्मेंस के बीच में और जहां तक कि एवरेजेस की प्लेसमेंट है, जिस प्रकार के कॉल राइटर्स पुट राइटर्स के प्लेसमेंट है, नो ट्रेड, कोई ट्रेड कैरी नहीं करेंगे, न्यूट्रल जाएंगे। अब आइए जरा डेरिवेटिव्स के जरा स्टैट्स देखते हैं। जो ब्रेथ थी आज डेरिवेटिव्स की, उसको देखने की कोशिश करते हैं। 22,195 करीब हमने 22,200 की ट्रैजेक्टरी को यहाँ पे थामा हुआ है। आपकी स्क्रीन पे आएंगे ये 60 लॉन्ग्स, 18 में शॉर्ट कवरिंग और शॉर्ट लगभग 80 में, तो क्लियरली झुकाव जो था, इनफैक्ट इवनली मैं कह सकता हूँ कि पॉइज्ड है ये, मतलब दोनों तरफ अगर आप देखें तो बाहर है। लॉन्ग अनवाइंडिंग 26 में 7 लॉन्ग जो आए वो कहाँ से आए, एक बार उसको देखने की कोशिश करते हैं। लॉन्ग्स जो थे वो आज ये सिमंस ऑल टाइम हाई, कोल इंडिया शॉर्ट कवरिंग, अच्छा मूव यहाँ पे, सिप्ला पे न्यूज़ फ्लो का इम्पैक्ट था एक बड़ा। अगर आप देखिए 2.5% का इक्विटी ने सुबह हाथ बदल दिया था ब्लॉक बिल्डर में, ओवर रियलिटी स्ट्रॉन्ग मूव। PFC उसके बाद PFC में पुल बैक था। शॉर्ट कवरिंग रही पॉलीकैब में, मेरे ख्याल से पॉलीकैब जहाँ पे क्लोज हो रहा है वो करीब 2% के इजाफे, यस ऑल टाइम हाई पे क्लोज हो रहा है ये। HDFC MC में स्ट्रॉन्ग मूव था, परसिस्टेंट। देखने लायक एक स्पेस कल होगा, वो है मिड कैप IT। आज राजेश जी ने बखूबी इसको आई थिंक प्ले भी किया, और जो तथ्य रखा उसमें अच्छा फाइंडिंग्स थी। बाकी आज शॉर्ट बिल्डअप हुआ कैनरा बैंक में, कोलगेट में, बॉश में,
महानगर गैस में और आईसीसी प्रू में लॉन्ग अनवाइंडिंग यानी प्रॉफिट्स कहाँ कैश में कन्वर्ट हुए, जरा उस स्लाइड को भी देखते हैं। और ये लास्ट स्लाइड आपकी स्क्रीन पे आरती इंडस्ट्रीज कंप्लीट क्रैक। मेरे ख्याल से आज की ये गिरावट सबसे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ आई है एंड दिस प्राइस, ये जो प्राइस आपकी स्क्रीन पे है ये एग्जैक्टली इसका 200 डे एक्सपोजर एवरेज। क्या 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 बड़ा इसमें प्राइस डैमेज हुआ है। टीवीएस मोटर्स, गुजरात गैस, चोला और ब्रिटानिया कुछ काउंटर्स जहां पे पेन नजर आ रहा है। एक स्टॉक आपकी स्क्रीन पे लेके आइए जो कि आज अपनी ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी पे क्लोज हो रहा है और मैं 2 दिन से रोज बरोज मानस से प्रश्न करता हूं कि कहां जा रहा है। मानस, आपसे मैंने आज सुबह या फिर कल प्रश्न किया था 4300 इंडिगो बाय करें क्या, आपने कहा हाँ, ये लीजिए 4300 रुपये भाव आपकी स्क्रीन पे हो गया। टिपिकल फ्लैग ब्रेकआउट विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स। और आप वॉल्यूम्स देखिए मानस, आज के कल से भी अप्रॉक्सीमेटली 12% ज़्यादा वॉल्यूम्स हैं आज। अब आपका व्यू, नई ट्रैजेक्टरी क्या है इसकी? तो देखिए, फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट तो कल ही देखने को मिला था। मेरे ख्याल से उसके टारगेट अचीव हो चुके हैं। आई थिंक अगर आप बिल्कुल शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं 2 से 3 दिनों के, तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि आज तीसरा दिन है रैली का, तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना बेहतर रहेगा और फिर खरीदारी कर सकते हैं। अगर ऊपर हमें 4325 के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो फिर खरीदारी करेंगे। बट अगर आपने कल या तो एक दिन पहले खरीदारी की है तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना बेहतर रहेगा। अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो एक बहुत ही पास में स्टॉप लॉस लगा के रखिए 4249 के नीचे। अगर 4249 के नीचे जाए तो फिर आपको डेफिनेटली निकलना चाहिए। इंटीग्रेशन शानदार मूव, डे हाई, ऑल टाइम हाई। मतलब ये इस वक्त किसी और ही अगर आप देखें तो दौर में चल रहा है। और लास्ट वीक जो अप्रैल के लास्ट वीक में खबर आई थी, वो बड़ा मेगा ऑर्डर 30 एयरबस 350 का, वो एक बहुत बड़ी खबर थी। तो इम्पैक्ट उसका बहुत स्ट्रॉन्ग आपकी स्क्रीन पे डे हाई पे, ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करता हुआ। और स्क्रीन पे अगर आप देखें पॉलीकैब ऑल टाइम हाई पे क्लोज होने की तैयारी करता हुआ। और एक लेके आइए आप वेदांता, सुबह मैंने जिक्र इसका किया था। मेटल्स में आज भी दिन बहुत शानदार रहा। वेदांता हालांकि हायर लेवल से सिंक हुआ, बट स्टिल ये क्लोज जो है इसका ऑल टाइम हाई क्लोज है। JSPL का ये ऑल टाइम हाई क्लोज है। हिंडाल्को स्कीम पे लेके आइए 1.5% के मूव के साथ हिंडाल्को का भी ये ऑल टाइम हाई क्लोज है। निफ्टी मेटल इंडेक्स आज ऑल टाइम हाई पे क्लोज हो रहा है, तो आज ये भी स्पेस बहुत अच्छा मूव देखे गया। अच्छा, प्रकाश सर नहीं है, बट मैं एक सेंस HDFC AMC पर अमित सेठ से ले लेता हूँ। अमित, HDFC AMC क्या अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है एक बड़े मूव के लिए? जी वीरेन जी, स्ट्रक्चर देखे तो पॉजिटिव लगता है। जिस हिसाब से स्टॉक है अपना 10 डेमा क्रॉस कर रहा है। और बड़ी बात यह है कि 2 दिन पहले यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल बनी थी जिसने अपना 50 डेमा टेस्ट किया था एंड दैट वाज विद वॉल्यूम। सो उसने दिखाया कि यस देयर इज डिमांड एट द लोअर लेवल्स। तो जिस हिसाब से ये टोटल कैंडलस्टिक पैटर्न्स बने हुए हैं, मुझे लगता है यहाँ पे 3850 टू 3900 पॉसिबल है। स्टॉप लॉस 3720 का रखेंगे यहाँ पे। गौरांग, न्यू इकोनॉमी स्टॉक्स में जोमेटो पर मेरी नजर गई। वो नंबर्स जो अच्छे थे उसके बाद एक शेकआउट नजर आया, 190 के आसपास थोड़ा सा स्टेबल दिखने लगा है। आपकी राय क्या होगी जोमेटो के पर एट दिस करंट लेवल? लंबी अवधि का नजरिया अर्शिदा, तो मेरे ख्याल से खरीदारी बिल्कुल बनती है। और मेरे 180 के नीचे की तरफ के दायरे मुझे काफी सीमित लगते हैं जोमेटो पर। और ब्लिंकिट का योगदान, मेरा आकलन ये कहता है कि आने वाले समय में और यहाँ से बेहतर होता हुआ नजर आएगा, जिसके कारणवश आपकी जो बिक्री और जो शुद्ध मुनाफे के आंकड़े हैं उस पर एक सकारात्मक सा रुझान आ सकता है। और नतीजों के बाद मेरे ख्याल से काफी कुछ अपग्रेड्स भी आए जोमेटो पर। इनफैक्ट कई सारी कंपनियां कह रही हैं कि 240 250 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि रीसेंट करेक्शन शायद एक मौका था खरीदारी करने का। एक और काउंटर जहां पर हमने देखा है थोड़ा सा रेजिलियंस नज़र आ रहा है, वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं बिग बॉयज में। वो आपको एक बार फिर कोटक में दिखाई देगा। वीरू मेंशन भी कर रहे थे ये कोशिश कर रहा है पॉजिटिव टेरिटरी में रहने की, लेकिन बाकी काउंटर्स में थोड़ा सा शेकआउट बनता हुआ, स्पेशली HDFC बैंक एक ड्रैगर साबित रहा है। लेकिन इन करंट लेवल्स पर अगर मानस आपने कंपैरेटिव एनालिसिस करनी हो ICICI वर्सेस कोटक, मैं इसमें से HDFC को साइड में रख रही हूँ, बेहतर ट्रेड के लिहाज से कहाँ पर विजिबिलिटी दिख रही है? देखिए, अगर हम इन दोनों स्टॉक को कंपेयर करें तो डेफिनेटली ICICI बैंक बेहतर लगता है। स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज को स्टॉक ने ऑलरेडी रीगेन कर लिया है। आई थिंक स्टॉक बिल्कुल तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। अगर ये 1132 1135 के ऊपर निकलेगा तो कम से कम 1165 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं।
तो अगर इन दोनों बैंक में ट्रेड लेना होगा तो वो लॉन्ग साइड पे ट्रेड होगा आईसीआईसीआई बैंक में 1114 के स्टॉप लॉस के साथ। आईसीआईसीआई बैंक ऑफ कोर्स एक ज़्यादा बेहतर ट्रेड उभर कर आ रहा है। अदानी ग्रुप शेयरों पर एक बार नज़र डाल लेते हैं, स्पेशली पोर्ट और एंटरप्राइजेज, क्योंकि यहाँ पर सुबह में बहुत अच्छे गेंस देखने को मिले थे। बाय द एंड ऑफ द डे सिर्फ आधे % के मूव्स रह गए हैं। अमित, क्या लग रहा है, ये थोड़े से पिछड़ने लगे हैं क्या काउंटर्स? जी मैम, अडानी इंटरप्राइजेस का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसने एक नीचे से रिकवरी जरूर दिखाई थी अपने 200 एमआ के आसपास, लेकिन आज के सत्र में कैंडल की अपर विक है। तो मैं इमीडिएटली तो नहीं कहूंगा थोड़ा सा पिछड़ रहा है, बट मेरे ख्याल से जो 2 दिन का पुल बैक आया था वो रेस्ट ले रहा है। अगर 3000 के लेवल्स इंटैक्ट रहते हैं तो वापस एक अप दिखेंगे, लेकिन फिलहाल नीचे के लेवल से पुल बैक कंप्लीट लगता है, तो थोड़ा सा इसको अवॉइड करना चाहिए। ओके, तो ये फिलहाल थोड़ा सा अवॉइड करें इनकाउंटर्स को। सुबह में तेजी और अब दोपहर आते आते पूरी तेजी ठंडी पड़ती हुई दिखाई दी है इन स्टॉक्स में। अच्छा, बैन का एक अपडेट आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। कौन से शेयर जो वायदे बाजार के बैन में जा सकते, वैसे साइजेबल नंबर ऑफ स्टॉक्स वैसे भी उस लिस्ट का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन ग्रैन्यूल्स में जिस तरह की पोजीशंस आई हैं 104% तक की मार्केट वाइड, वो बैन का हिस्सा बन सकता है। बायोकॉन नंबर से पहले उस तरह की पोजीशन बिल्टअप दिखा चुका है। LIC हाउसिंग और इंडिया सीमेंट ये दूसरे ट्रेड्स हैं जो शायद बैन का हिस्सा बन सकते हैं, बैन में जा सकते हैं, तो उन पर आपकी नजरें होनी चाहिए। ग्रैन्यूल्स एक मेजर डिसअपॉइंटमेंट साबित हुआ है। यहाँ से अब अगला पड़ाव क्या बनता दिखाई देगा? मानस, अप्रोच क्या होगी आपकी? तो देखिए, अगर ग्रैन्यूल्स की बात करिए तो डेफिनेटली स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज को के पास ट्रेड कर रहा है। आज उसको टेस्ट किया, वहां पर रिकवरी देखने को मिली थी, लेकिन फिर भी ऊपर 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं हो पाया। तो अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के रखिए 389 का। उसके नीचे जाए तो डेफिनेटली निकलना चाहिए। खरीदारी करने की राय नहीं रहेगी, खरीदारी करनी है तो केवल 414 के ऊपर ही करिए। जी, अब एक बार जरा आईसीआईसीआई बैंक ले आइए स्क्रीन पे। अगर कोई स्टॉक आज ठीक ठाक ट्रेजेक्टरी में बंद हो रहा है तो वो है आईसीआईसीआई बैंक और कोटक, जिसका जिक्र यहाँ पर हर्षदा ने जिक्र किया, वो 10 डे के ऊपर बंद हो रहा है। एक बार एक्सिस लेके आइए, मैं आई थिंक इसको एक बार पूरा स्क्रीन पर देता हूँ। एक्सिस बैंक 1127 पे, ये भी अपने 10 डे के ऊपर बंद होता हुआ। और SBI स्क्रीन पे लेके आइएगा। SBI करीब करीब 820 पे, इसका क्लोज भी ठीक ठाक जगह है। आप ये कह सकते हैं कि ICICI, एक्सिस, कोटक, SBI ये सारे के सारे स्टॉक्स अब गिरना बंद कर रहे हैं, एक थ्रेशहोल्ड पॉइंट पे बैठे हुए हैं। क्लोजिंग ज़्यादा इंप्रेसिव अगर आप देखें ICICI बैंक की और कोटक महिंद्रा बैंक की। और HDFC बैंक आपकी स्क्रीन पे आएगा। आज एक बार फिर से 1.5% क्रैक हुआ और अगेन पिछले 3 दिन के गेंस में से अप्रॉक्सीमेटली 80% इसने सरेंडर कर दिया। बहुत ही ख़राब क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ HDFC बैंक। खैर, चलते हैं इस क्लोजिंग को बड़ी वॉल पे देखने के लिए हर्षदा के पास। हर्षदा, ओवर टू यू नाउ। जी हाँ वीरू, क्लियरली जो मोमेंटम आज और जो उम्मीद के साथ हम उतरे थे वो मोमेंटम ऊपर की तरफ ज़्यादा देर टिका नहीं। 22,200 होल्ड कर पाए हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा हम 22,300 तक पहुंचे थे और फिर ऊपरी लेवल से करीब 100 पॉइंट तक का दबाव बनता दिखाई दिया। एकदम फ्लैट क्लोज देखने को मिलेगा आपको निफ्टी की तरफ से। निफ्टी बैंक भी आप देखेंगे तो करीब करीब 150 पॉइंट का दबाव। एडवांस डिक्लाइन रेशियो थोड़े से बेटर पॉइज्ड है। बढ़ने वाले शेयरों की संख्या ज़्यादा दिखाई दी है गिरने वालों की तुलना में, क्योंकि आज निफ्टी का जो मिड कैप 100 इंडेक्स है वो फॉर्म में था, 450 पॉइंट के गेंस, और यहाँ पर स्मॉल कैप इंडेक्स में भी करीब 90 अंकों का इजाफा देखने को मिला है। तो क्लियरली जो ब्रॉडर मार्केट है वो आउट परफॉर्म करता हुआ ज़रूर दिखाई दिया है। IT काउंटर्स में एकदम फ्लैट क्लोज देखने को मिले। 1-2 ट्रेड्स में आपको बता दूं जहां पर आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला। एक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे सीमेंस, वो एक स्टार परफॉर्मर रहा है आज के ट्रेड का। एक तो वो एनर्जी बिजनेस का वैल्यू अनलॉकिंग आती हुई, नंबर्स अच्छे तो वहाँ पर अच्छी खासी तेज़ी बनती दिखाई दी। तो ये एक स्टॉक रहा है जहाँ पर भरपूर तेज़ी बनती दिखाई दी है। इसके साथ ही अगर आप ध्यान दें, दिग्गजों में हमने देखा है ये कोल इंडिया, PFC जैसे काउंटर्स, इनमें फिर खरीदारी की पोजीशंस आती हुई। कोल इंडिया 4% ऊपर जाकर बंद हो रहा है। PFC में हमने देखा एक अच्छा खासा मोमेंटम लगे हाथ। एक बार REC भी लेकर आते हैं।
नॉर्मली दोनों साथ में भागते हैं, लेकिन पीएफसी के नंबर्स फेवरेबल थे तो वहां पर तेजी बनी। आरईसी के नंबर्स पहले बाजार देख चुका है, 1.1% तक की तेजी वहां पर बनती दिखाई दी है। लेकिन लूजिंग एंड पर क्या था, तो लूजिंग एंड पर हमने देखा है यहाँ पर कई ऐसे पॉकेट्स थे जहां पर वीकनेस बनती हुई दिखाई दी है। उसमें हीट मैप में ज़्यादा क्लैरिटी आएगी कि कौन से वो दिग्गज काउंटर्स थे जो क्लियरली मार्केट को नीचे ड्रैग कर रहे थे। एफएमसीजी कंपनियों का साथ नहीं, आज आईटीसी जैसे काउंटर्स में कुछ सॉफ्टर साइड पर ट्रेड बना। ऑटो कंपनियों में फिर से कुछ बिकवाली की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी है। फाइनेंशियल सर्विसेज और ऑफ कोर्स निफ्टी बैंक तो कमज़ोर था ही। लेकर आते हैं आपके लिए हीट मैप जहां पर एक क्लैरिटी आती हुई दिखाई देगी कि किस तरह के मूव्स पर मार्केट जाकर बंद हो रहा है। टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो में हमने देखा एक और सत्र बिकवाली वाला। एशियन पेंट, आयशर, ब्रिटानिया और टाटा कंज्यूमर। तो ऑटो और एफएमसीजी ये दो दरअसल वीक विकेट्स रही हैं एट द क्लोजिंग। गेनर्स में ऑफ कोर्स भारतीय एक ट्रेड था जहां पर बहुत बढ़िया मूव देखने को मिला। और मेटल्स में हमने देखा है वो सिलसिला तेजी का हिंडाल्को, टाटा स्टील जैसे काउंटर्स ने कंटिन्यू किया है। कल एमएनएम के नंबर से पहले आज करीब 1-1.5% तक की तेजी बनती दिखाई दी। तो 22,210 के आसपास इंडेक्स जाकर टिकता हुआ। लेकर आते हैं सीधा सौदा का अपडेट और देखते हैं वहां पर किन स्टॉक्स ने सबसे ज्यादा रिटर्न्स आपको कमा कर दिए हैं। तो नीरज के पोर्टफोलियो वाले शेयर अब आपके सामने। रेपको होम नंबर्स अच्छे थे, ओरियंट प्रो नंबर्स के बाद तेजी बनी। अनमोल और दालमिया भारत जैसे काउंटर्स में हमने देखा थोड़ा सा एक्शन तेजी का बनता दिखाई दिया है। इसके अलावा आशीष ने जो परफॉर्मर्स पिक किए थे तेजी में, भारती, सीमेंस और कैनरा बैंक जैसे काउंटर्स थे। आईओएल केमिकल्स मंदी की तरफ इन्होंने आइडेंटिफाई किया। जी हाँ, तो इसे अगर इस दिन को एक शीर्षक देना हर्षता तो यही कहेंगे आपके मई का और एक दिन कट गया, भटका हुआ बाजार थोड़ा और भटक गया। तो 20 EMA की तरफ से नीचे आए और 100 EMA के ऊपर बिल्कुल बीचों बीच करा देखे बंद हुए। खैर, आज निफ्टी बैंक की एक्सपायरी थी, कल है निफ्टी की एक्सपायरी। अपने आप को प्रिपेयर करके हम सुबह सुबह आएंगे, आप भी तैयारी करके आइएगा। मुलाकात होगी सुबह सुबह मॉर्निंग कॉल में। आशीष, मेरी, हर्षता, नीरज जी और 8 बजे अनुज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।